नमस्कार साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। बिल्कुल निशुल्क महामैराथन पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में A to Z इकाई 1 से लेकर आपके संपूर्ण इकाई का हम अध्ययन करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। महामैराथन इस एक वीडियो से आपके पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र को हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो साथी नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, ताकि उनकी पूरी जो EVS की तैयारी है हमारे चैनल के माध्यम से हो सके। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विमल सर और हम आइए शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र महामैराथन, जिसमें हम पूरे आपके 8 यूनिट अर्थात पारिस्थितिक तंत्र को कंप्लीट हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम सीधे इकाई 1 से शुरुआत करते हैं। इकाई 1 में है हमारा स्वयं के पर्यावरण को समझना। ठीक है, पर्यावरण सब जानते हैं भाई। पर्यावरण की परिभाषा क्या होता है? हमारे चारों ओर के परिलक्षित जो वातावरण है उसे ही क्या बोलते हैं भाई? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक घटकों को ही पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, उसी से निर्मित वातावरण होता है पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 देख सकते हो, 1986 के अंतर्गत भौतिक के जैविक दशाएं उनके साथ अंतःक्रिया गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, पर्यावरण घटक में भौतिक घटक होता है, भौतिक या अजैविक घटक और जैविक घटक और ऊर्जा संघटक, 3 प्रकार के घटक होते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। अजैविक घटक में जल, वायु, स्थल, खनिज तत्व आते हैं। जैविक घटक में जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं। और ऊर्जा के जो घटक है उसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आते हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं भाई। पर्यावरण के प्रकार के हम बात करते हैं तो पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव जनित पर्यावरण। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जल, स्थल और वायु आते हैं। मानव जनित पर्यावरण के अंतर्गत फसल उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य, औद्योगिक क्रांति, परिवहन आदि इसके अंतर्गत शामिल रहते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक परिवेशों को इसमें शामिल किया गया है। प्राकृतिक परिवेश से तात्पर्य है जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ये 3 प्रकार से होता है जो कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब इन तीनों की बात करें, जल मंडल की यहाँ बात करें तो पृथ्वी की सतह पर संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग अर्थात 71%। ठीक है, 71% भाग जल है। ठीक है, संपूर्ण जल का 97.5 भाग महासागरीय जल है और सिर्फ 2.5% जो पीने का जल है। समझ गए साथियों? बात करें हम स्थल मंडल की तो संपूर्ण क्षेत्रफल का 29% भाग स्थल मंडल है। ठीक है ना? और इसमें देखिए, इस 3 प्रकार के मंडल भूमंडल पर पाए जाते हैं, भूर्भ पट्टी, मेंटल और कोर। ठीक है, भू क्षेत्रफल का जो अनुपात है, भू क्षेत्रफल और जल का अनुपात 3:7 है। इसको भी याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट चीजें। अब आ जाती है तीसरा, वायुमंडल। यह विभिन्न प्रकार के गैसों का एक आवरण है, वायु का आवरण है, गैसों का आवरण है, जो कि समुद्र तट से 16 से 29,000 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की ऊंचाई मापा जाता है। ठीक है, ये वायुमंडल गैस, जल वाष्प और धूल के कणों से मिलकर बना होता है भाई। समझ में आ रहा है? ओके। अब हम बात करें वायुमंडल की संरचना की, तो वायुमंडल की संरचना 5 मंडल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसका आप अंग्रेजी याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम में अंग्रेजी पूछा जा चुका है CGTET की परीक्षा में। देखो, वायुमंडल 5 मंडल से मिलकर बना है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है भाई, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर बोलते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोलते हैं और बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ओके। क्षोभ मंडल की बात करें, जिसे ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, तो इसका नामकरण टीजरेंस डिबॉट ने दिया था। इस मंडल का नाम अधोमंडल भी है। इसका परिवर्तित जो नाम है विक्षोभ मंडल, संवहनी मंडल और क्षोभ मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर अर्थात 6/8 किलोमीटर है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे टेम्परेचर भी बढ़ते जाता है। ठीक है, ऊपरी देखो, ऊपरी क्षोभ मंडल में जेट वायु धारा प्रवाहित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहां से आप याद रख लोगे। जेट वायुयान क्षोभ मंडल में चलता है, ऊपरी क्षोभ मंडल में। ठीक है, ऋतुएं और मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं
ये भी आपका इसी क्षोभ मंडल में होता है, जैसे बादल, आंधी, तूफान, वर्षा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, आ जाइए समताप मंडल। समताप मंडल देख सकते हैं यहाँ पर, इसकी खोज जो है टीजरेंस डिबॉट ने 1902 में किया है। यह नीचे भाग से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस कारण से इसमें समताप मंडल इसको कहा जाता है। ताप एक समान होने की वजह से ही इसका नाम समताप मंडल है भाई। इसकी औसत ऊंचाई 30 से 50 किलोमीटर तक मापी जाती है। ठीक है, 30 से 50 किलोमीटर तक इनकी औसत ऊंचाई मापी जाती है। इसी में ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको अवशोषित करती है। ठीक है, समताप मंडल या पृथ्वी के सुरक्षा कवच भी कहलाता है। कौन? समताप मंडल। ठीक है, ओजोन की मोटाई मापने के लिए डॉप्टन डॉप्सन, देखो डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। यूनिट है, एक इकाई है जो कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ठीक है, थर्ड आता है इसमें मध्य मंडल। देखो इसकी औसत ऊंचाई 50 से 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस ऊंचाई में तापमान घटती है भाई, और मध्य मंडल में जैसे ऊंचाई में जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाता है। चौथा आता है इसमें आयन मंडल। तो इसकी औसत ऊंचाई 90 से 640 किलोमीटर होती है। इसमें विद्युत चुंबकीय किरणें पाई जाती है भाई आयन मंडल में। याद रखेंगे सभी साथी, आयन मंडल में विद्युत चुंबकीय किरणें पाई जाती है। इस मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। संचार उपग्रह इसी आयन मंडल में होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जिसको मैं घेरा लगा रहा हूं ना, याद रखेंगे, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। लाल रंग का ओपेरा ज्योति भी इसी, जो उनकी चमक है, इसी मंडल के कारण से होती है। ठीक है ना, ओके। अंतिम है इसमें बाह्य मंडल भाई। देखो एक्सोस्फीयर बोलते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 640 से ऊपर होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है। बाह्य मंडल में ही हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है। ठीक है, पृथ्वी की संगठन की बात कर ले, हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है पृथ्वी पर, तो ऑक्सीजन 46.8% है, सिलिकॉन 27.7 है, एल्यूमिनियम 8 है, लोहा 5 है, कैल्शियम 3.6 और सोडियम 2.83% है। ठीक है, पृथ्वी पर गैस की जो मात्रा है। ठीक है, ठीक है भाई। वायुमंडल में अब गैसों की मात्रा की बात करो, नाइट्रोजन हमारे जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन 78% भाग पर नाइट्रोजन है भाई, 20.99 भाग पर ऑक्सीजन, 0.94 में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियान है 0.0018, हीलियम है 0.0005 में है ना, ओजोन है 0.00001% ओजोन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिख सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है, फिर बाद में नहीं बोलना। अब आ जाइए जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, बायोम का जो समूह होता है वो जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल अर्थात जिसमें जीवधारी रहते हैं वही जैवमंडल है भाई। स्थल, जल, वायुमंडल अंतर्गत संरचनात्मक इकाई का ये समूह होता है जैवमंडल। ठीक है, सभी मंडल का समूह है। नासा ने वायुमंडल में 15 किलोमीटर ऊंचाई तक जीवाणु की उपस्थिति, महासागर में 9 किलोमीटर अंदर तक जीवों की उपस्थिति का पता लगाया है। अब यहाँ बायोम शब्द बार बार आया है। बायोम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र का जो समूह होता है ना उसको बायोम कहते हैं। अब जैवमंडल का निर्माण क्रम, इसको भी याद रखें भाई। अणु पहले बनता है, फिर कोशिका, फिर उत्तक, फिर जीव, फिर जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर जैवमंडल का निर्माण होता है। क्रम को याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आ जाओ भाई, कार्बन चक्र क्या होता है देख लो। पृथ्वी पे कार्बन की जो मात्रा है 0.03 उपलब्ध है। वायुमंडल में पौधे कार्बन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं भाई वायुमंडल से पौधे। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन की बात कर ले हम, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ी तथ्य है। पौधे नाइट्रोजन को मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में, देखो पौधे जो है नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है ना। पौधे सीधे इनका प्रयोग नहीं करते, बल्कि ये पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, उसके बाद जंतु के मल मूत्र के बाद अपघटन क्रिया से पृथ्वी में चला जाता है और पृथ्वी से ही पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। समझ रहे हो? राइजोबियम एजोटोबैक्टर क्या है भाई? नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है, राइजोबियम या एजोटोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। अविनाइक्रिट जीवाणु नाइट्राइड या नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलता है। ठीक है, ऑक्सीजन चक्र पर भी एक नजर डाल लेते हैं भाई। वायुमंडल में 21% भाग पर ऑक्सीजन है, आप सभी साथी जान रहे हैं। मानव श्वसन क्रिया ऑक्सीजन से ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन गैस लेता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के आवश्यक है। पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, देखो जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है भाई?
तो जैव भू रासायनिक चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का एक चक्रीय प्रवाह एवं या देखो जैविक अजैविक घटकों के बीच में एक चक्रीय प्रवाह होता है, वही जैव रासायनिक चक्र। चक्र नाम से स्पष्ट है ना भाई। अब भू जैव रासायनिक चक्र देख सकते हैं यहाँ पर, एक तो होता है गैसीय चक्र और एक होता है अवसादी चक्र। अब गैसीय चक्र के अंतर्गत जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, मरकरी चक्र, ये गैसीय चक्र है। और अवसादी चक्र फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र जो है अवसादी चक्र के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे मित्रों। गैसीय चक्र के लिए पोषकों का स्रोत जलमंडल व वायुमंडल है, जबकि अवसादी चक्र में पोषकों का स्रोत स्थलमंडल है। ठीक है, स्थलमंडल है। ओके, अवसादी चक्र के लिए पोषकों का जो स्रोत है स्थलमंडल है भाई। ठीक है, और गैसीय चक्र के लिए पोषकों का स्रोत जल और वायुमंडल। अवसादी जो है स्थलमंडल से ग्रहण करता है पोषक तत्व। अब यहाँ बार बार आ रहा है जल मंडल क्या होता है, जल चक्र क्या होता है। समुद्री जल वाष्प बनकर बादल का निर्माण करती है, संघनन वर्षा के बाद जल धरती पर पहुंचती है और नाला नदियों के द्वारा समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार यह श्रृंखला का निर्माण निरंतर चलते रहता है, यही जल चक्र कहलाता है। ठीक है, ओके। हाइड्रोजन चक्र भी देख लो। हाइड्रोजन चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन पृथ्वी के चारों ओर पानी के माध्यम से चलती है। हाइड्रोजन का उत्पादन पानी के पृथक्करण से होता है। ठीक है, अब ये जो जैविक घटक है दो प्रकार के हैं, स्वपोषी घटक और परपोषी घटक। स्वपोषी और परपोषी दोनों को हम समझे। स्वपोषी क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखो भाई, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक क्या होता है, ये तीनों को भी समझो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है और आता भी है, टेट में आ चुका प्रश्न है। उत्पादक क्या है, इसमें पेड़ पौधे आते हैं जो क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है और ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, याद रखेंगे भाई। उपभोक्ता दूसरा आता है, इसमें वे जीव आते हैं जो कि दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, ये दूसरे पर आश्रित रहते हैं। अब उपभोक्ता के अंतर्गत भाई तीन प्रकार के आएंगे आपका, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। अप्राथमिक जो शाकाहारी होते हैं घास खाते हैं, द्वितीयक जो शाकाहारी को खाते हैं। देखो भाई, अप्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं घास खाते हैं, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि। अब द्वितीयक उपभोक्ता जैसे ये प्रथम को खाते हैं, जैसे भेड़िया, ये मोर, लोमड़ी, ये क्या करता है, घोड़ा, बकरी, भेड़ आदि को खाते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता सांप, शेर, चीता। ठीक है, ये सब तृतीयक उपभोक्ता है भाई। अब मनुष्य प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सर्वाहारी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ओके। अब घटक से संबंधित आप इकाई 8 में आपको कंप्लीट डिटेल्स हम दे देंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना चीजें। चलिए, ऊर्जा प्रवाह के नियम को एक झलक डाल लीजिए। ऊर्जा प्रवाह का नियम, और सूर्य से ऊर्जा 100% निकलती है, जिसमें 90% जो है श्वसन में नष्ट हो जाता है, शेष 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होता है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं, ऊर्जा का जो पिरामिड है सीधा बनता है। ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, फैक्ट है भाई, याद रखेंगे। पौधे पर सूर्य ऊर्जा 3000 किलो कैलोरी गिरती है, जिसका 50% तो अवशोषित हो जाता है। 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम जो है लिंडमैन ने दिया है, याद रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उसके बाद हम आ जाए पारिस्थितिकी क्या होता है, अंग्रेजी में इसको इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी। तो सजीव प्राणियों और उनके पर्यावरण के साथ आपसी संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। प्राणियों का अंतः क्रिया जिस सीमित निर्धारण क्षेत्रों में होती है उसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। देखो भाई, जितने भी सजीव है, प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच के आपसी संबंधों की वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। और जो जीव एक विशेष क्षेत्र में होते हैं, ठीक है भाई, एक निर्धारित क्षेत्र में होते हैं, उसको पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम समझ में आ गया। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एंसले ने किया है। परिस्थिति विज्ञान के जनक ओडम को कहा जाता है। तालाब या महासागर का पिरामिड उल्टा होता है, घास का पिरामिड सीधा होता है, वृक्ष का पिरामिड उल्टा होता है। पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई बायोस्फीयर है, याद रख लेंगे भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट चरण है। चलिए, ओजोन परत क्षरण इंपॉर्टेंट है भाई। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत में छेद सर्वप्रथम अंटार्कटिका में देखा गया था। यह समताप मंडल में पाया जाता है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैस है उनको अवशोषित कर सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन में छेद का जो प्रमुख कारण क्लोरीन गैस है। ठीक है, ओजोन परत की सघनता मापने की जो इकाई है वो डाप्सन है। ओजोन परत में छिद्र को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। ठीक है साथियों,
तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए भाई आपको। ग्रीन हाउस प्रभाव को भी देख लो। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो उत्तरदायी है, CFC, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने पर ही ग्रीन हाउस प्रभाव आता है भाई, ठीक है। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इसको याद रख लेंगे भाई। अम्ल वर्षा के भी एक झलक हम डाल लेते हैं। अम्ल वर्षा होता क्या है? वर्षा के जल में अम्लों की बढ़ती मात्रा ही अम्ल वर्षा है, ठीक है। अम्ल वर्षा का जो pH मान 5.6 होता है, आप सभी जान रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन आदि पदार्थों के मिलने से ही अम्लीयता आती है। वर्षा जल का जो pH मान 4 से नीचे आ जाए तो हानिकारक होता है। ताजमहल में इसी अम्लीय वर्षा का प्रभाव है, जिसकी वजह से ताजमहल पीलापन हो रहा है। समझ रहे हो मित्रों? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल को हम 8 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई। बच्चों के दृष्टिकोण में पर्यावरण की रोचकता, देखो बच्चे अपने आसपास के चीजों को, है ना भाई, उसके बारे में सोचते हैं, जैसे ये कहाँ से आया है, कैसे होता है। बच्चे का जो खास नजरिया होता है जानने का, जो कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से अलग होता है। किसी भी वस्तु को देखकर उसके बारे में जानने की जो जिज्ञासा है, ठीक है, वो बच्चों के प्रमुख आयाम होते हैं। समझ में आ रहा है चीजों? बच्चों के बारे में लेकर, बच्चों को लेकर यदि आरंभिक शिक्षा की बात करें तो स्थानीय गीत संगीत के माध्यम से, कहानी कविता के माध्यम से, खेल कला के माध्यम से बच्चों पर पर्यावरण के प्रति एक समझ विकसित कर सकते हैं, ठीक है। इकाई 1 समझ में आ रहा होगा, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा इशू नहीं होगा साथियों, ठीक है। बहुत ही सटीक तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है भाई इकाई 1 को, ठीक है। चलिए इकाई 2 पर हम चर्चा करें। देखो भाई इकाई 2 की हम बात करें अब, ठीक है। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, अर्थात बच्चे पर्यावरण को लेकर समझते क्या चीज हैं, ठीक है। बच्चों की समझ की मैं यहाँ पर बात करूँ तो पर्यावरण की समझ बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। देखो इसके लिए क्या है, पर्यावरण की समझ के लिए जरूरी है बच्चों की जो समझ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस यूनिट में। एक तो बच्चों में जिज्ञासा हो, बच्चे खोजी प्रवृत्ति की हो, लगातार वो प्रश्न पूछे, नए ज्ञान का जो सृजन करे, ये बेहद जरूरी है एक किसी भी बच्चे में, ठीक है। अब बच्चों का दृष्टिकोण क्या होता है भाई पर्यावरण को लेकर, तो देखिए बच्चे आसपास की चीजों को देखते हैं, आप सभी जान रहे हैं बच्चे पर्यावरण में ही रहते हैं, पर्यावरण के माहौल में ही रहते हैं, ठीक है। तो बच्चे की प्रतिक्रिया पर्यावरण को लेकर क्या है, बच्चे के मामले में पियाजे ने काफी अच्छे से शोध किया है, आप सभी साथी जान रहे हैं। तो बच्चे के देखो बारीकी से बच्चों का अध्ययन करते हुए पियाजे पाते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चों की सोच भी बदलते जाता है, ठीक है। पियाजे जब बच्चों के सवाल पूछा तो बच्चों का जवाब देते हैं उन्हें 3 भागों में विभाजित किया था पियाजे ने। देखो पर्यावरण को लेकर बच्चों से जब पियाजे द्वारा सवाल पूछा गया तो बच्चे 3 तरीके से जवाब देते हैं। एक तो वे पूरी तरीके से मानव निर्मित, दूसरी मानव निर्मित और प्राकृतिक का मिश्रण, और एकदम प्राकृतिक, ठीक है। ये 3 तरीके से जवाब बच्चों का आता है ठीक है। अब एक 7 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनकी क्या समझ होती है, 7 से 8 साल मतलब जो दूसरी तीसरी कक्षा में रहते हैं ना भाई, उनकी क्या समझ होती है पर्यावरण को लेकर। एक 7-8 साल के जो बच्ची है पर्यावरण के बारे में क्या और कितना जानती है, अर्थात बच्चों की समझ क्या है, हम नीचे कुछ बिंदुएं हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चा विद्यालय आने से पहले ही बहुत कुछ जानता है। देखो पर्यावरण की हम तो पर्यावरण कक्षा 3 में पढ़ाते हैं भाई, आप सभी जानते हो प्राथमिक कक्षा 3 से पर्यावरण शुरू होता है, लेकिन पहली और दूसरी कक्षा में वो आता है पर्यावरण घर से पढ़ के आता है। क्या जानता है बच्चे को पता है पशु पक्षी है, कुकुर है, बिलाई है, बाज है, सब जानता है। रिश्ते नाते की समझ है उनको, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बुआ फूफा सभी की समझ होती है बिना स्कूल आए। ये ठंडा है ये गर्म है इसकी पहचान है, रंग को जानता है, लाल हरा पीला नीला गुलाबी जानता है। यातायात जानता है, यह बस है, कार है, मोटर है, गाड़ी है, जानता है ना भाई। फसलों के बारे में जानता है कि धान खेत से आता है। आस पड़ोस के बारे में जानता है, घर में काम करे वस्तुओं को जानता है कि ये मलिया है कटोरी है क्या। खिलौनों के बारे में जानता है कि खिलौना कहाँ मिलेगा। मोबाइल टीवी के बारे में जानता है कैसे चालू होता है। जो स्कूल नहीं जाती बच्ची, वो भी आपके घर में देखोगे बच्चे या बच्चियां मोबाइल में इतना लत पड़ जाए रहते हैं, वो स्कूल नहीं आ जाते हैं लेकिन उसको मोबाइल पता है, मोबाइल का यूज पता है, समझ रहे हो अब आपको कैसे पता करना है कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है। बच्चों से बोल सकते हैं कि वो हम ब्लैक बोर्ड में सूची बना सकते हैं, बच्चे बताओ नदी तालाब के बारे में क्या क्या जानते हैं, उसके रहने वाले क्या क्या जीव जंतु रहते हैं, जंगल में क्या क्या रहते होंगे। लिखेंगे आप खुद ना, बच्चे बताएंगे उसको मौखिक रूप से, ठीक है। जीवधारियों के खान पान, रीढ़ वाले जंतुओं के नाम, ये तमाम चीजें हम बच्चों से पूछ सकते हैं, जिससे कि हमें अंदाजा लग जाएगा कि बच्चे क्या क्या जानते हैं पर्यावरण को लेकर अब बात करें यहाँ पर बच्चे सीखते कैसे हैं।
देखो, तो बच्चे सीखने के लिए बहुत ज्यादा लालायित रहते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं साथियों। तो बच्चे सिर्फ बड़ों की बातें दोहराते ही नहीं, बल्कि दोहराते या नकल ही नहीं करते, बल्कि वे कुछ सीखने की उत्सुकता बच्चों में हमेशा से होती है भाई। वो नकल करते हैं लेकिन उनमें उत्सुकता होती है। पर्यावरण की कक्षा की यहाँ पर मैं बात करूँ बच्चों की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो बच्चों की जो सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए पर्यावरण की कक्षा में। ठीक है, शिक्षक की जो भूमिका है सिर्फ सहयोगी की हो, मार्गदर्शक की हो, सुविधादाता की हो। सिर्फ आप एक सपोर्टर है भाई, एक सहयोगी है, एक सुविधादाता है, एक फैसिलिटेटर है। आप प्रमुख ना रहे, छात्र केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित कक्षा न रखें। शिक्षक मानता है कि बच्चे कोरिलेट है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे बहुत कुछ जानता है, बच्चे अपने साथियों अनुभवों के साथ समझ बना लेते हैं भाई। बच्चे देखो, पर्यावरण के प्रति जो समझ है बच्चे अपने साथी समूहों से मिलजुल के बनाते हैं। यहाँ पर बात आती है रचनावाद की, तो भिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करके जब हम समझते हैं, ठीक है, तो वही रचनावाद कहलाता है। अब स्कीम, रचनावाद में जब बात करते हैं दो चीजें निकलकर सामने आती है, स्कीमा और स्कीमा। किसी अवधारणा को भिन्न भिन्न स्थिति में लागू करना ही स्कीम कहलाता है। जैसे फूल के रंग की मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए बच्चा किसी दिन अपने मम्मी के साथ गया फुलवारी, एक दिन उन्होंने देखा लाल रंग के फूल फूला है। अब बच्चे के दिमाग में अवधारणा बना है कि फूल का रंग लाल होता है। अगले दिन गया जब वो मम्मी के साथ फुलवारी, तो पीला फूल दिख गया। अब बच्चा पूछने लगा ये क्या है मम्मी, उसकी मम्मी बोल रही है कि ये फूल है बेटा। तब वहां उनके अवधारणा क्लियर होते जा रहा है कि फूलों का रंग बिरंगे कलर होते हैं। समझ रहे हो ना, यही स्कीम कहलाता है। ठीक है, देखो भाई, किसी अवधारणा का, देखो इसमें स्कीम में केवल फूल के बारे में ही बता रहे हैं ना, समझाना फूल है, लेकिन तरीक अलग अलग कलर, रंग कलर से हम समझा सकते हैं। ठीक, स्कीमा क्या है, किसी अवधारणा का स्कीमा उस अवधारणा या उसके गुणों, अवधारणाओं के साथ उनके संबंधों को लेकर किसी व्यक्ति की समझ की रेखा चित्र प्रस्तुति को स्कीमा कहते हैं। जैसे बिल्ली की समझ, मान लो बच्चा पहली बार बिल्ली को देखता है, दो पैर समझ में आता है। अगली बार बिल्ली दिया, उसके मूंछ भी दिखाई दिया, उनके कलर भी उनके दिमाग में मतलब छवि बनते जाता है। तो यही क्या कहलाता है, स्कीमा। अर्थात रेखा चित्र जो है और प्रबल होते जाता है, वही स्कीमा कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण की कक्षा में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी हम चर्चा कर ले। देखो, चुनौतियों को सामना करना होता है भाई, बच्चों के अनुभवों को कक्षा में स्थान देना है, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करने का प्रयास भी एक शिक्षक को करना होगा, बच्चों को बोलने का अवसर देना है और सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को रहना है। बच्चों की आवाज़ और अनुभव बेहद जरूरी है। बच्चे क्या जानते हैं अपने आस पड़ोस के चीज़ों के बारे में, घटनाओं के बारे में क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, उनको अवसर देना है ताकि वो अपना विचार प्रस्तुत कर सके। ये शिक्षक का कर्तव्य है कि बच्चों को अवसर दे। ठीक है, सीखने में समाज और वयस्क की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। बात करें हम, देखो रट कर नहीं, बच्चा हमेशा रट कर नहीं सीखते बल्कि समझ कर सीखते हैं, रचनावादी ढंग से सीखते हैं साथियों। ठीक है, बच्चों की समझ और दक्षता के आधार पर हमको गतिविधि का चयन करना चाहिए। ठीक है, इसके फोल्डिंग की तरह हमको एक सामान्य मदद करनी चाहिए ताकि बच्चा सीख सके। बच्चे को स्वयं करने का अवसर हमको एक शिक्षक के रूप में देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, 2 यूनिट हमने क्लियर कर लिया भाई। इकाई 3 है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। जरूरी इकाई है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, वजह क्या है कि पर्यावरण अध्ययन हमें पढ़ाना चाहिए। तो प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम के 4 प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है। देखो, प्राथमिक शाला की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ कक्षा 3 से पर्यावरण शुरू होता है। ठीक है, तो पर्यावरण में 4 घटक शामिल है, नैतिक मूल्य, अवधारणा, जानकारी और कौशल। ठीक है, ये 4 समूह को शामिल किया गया है भाई पर्यावरण में। ठीक है ना, समझ में आ रहा चीजें। चलो, अब नैतिक मूल्य, अवधारणा, जानकारी, कौशल तो इसी 4 बिंदुओं को लेकर ही पर्यावरण पुस्तक की निर्माण किया गया है, पर्यावरण की रचना किया गया है। ऊपर का जो 4 कौशल है, 4 अपेक्षाएं हैं जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल किए गए, इन्हीं 4 बिंदुओं के सरोकार में पर्यावरण में बालकों में उनका जो विकास है वो करना है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है ना साथियों, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, ये दोनों में क्या अंतर है, सवाल बड़ा है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखो, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को पारिस्थितिकी से व इसके असंतुलन को समझना। देखो, पर्यावरण अध्ययन से तात्पर्य, देखो यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा से बात करते हैं ना, पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य बच्चों के पर्यावरण के बारे में समझ, कैसे समझ, पारिस्थितिकी व असंतुलन को समझना, इसके प्रभाव
इसके दुष्परिणाम को समझना, उनसे अवगत कराना तथा बचने के उपायों को बताना ही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ठीक है, जबकि पर्यावरण, देखो साथियों इसमें थोड़ा कंफ्यूज मैं खुद ये हो जा रहा हूँ। देखो पर्यावरण शिक्षा क्या है भाई, उद्देश्य, देखो इसमें आप पर्यावरण के संतुलन असंतुलन उसके प्रभाव से आप अवगत करा रहे हो, तो वही पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपका पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। समझ गए? पर्यावरण शिक्षा समझ गए? पर्यावरण शिक्षा में आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो ना, यहाँ एक मोटी मोटा परिभाषा को आप कैसे समझोगे, देखो मैं बता रहा हूँ। पर्यावरण की आप शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, तो आपको बताना है बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या जानते हैं, उनके संतुलन, उनके प्रभाव को रोकने के उपाय, इन तमाम चीज़ों के बारे में जब बच्चा जानता है तो वो क्या कहलाता है, आपका पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। समझ गए? अब अध्ययन की बात कर ली। जब पर्यावरण, देखो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों में उनके प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की एक समग्र समझ, देखो भाई बच्चों की एक समग्र समझ, जिससे कि बच्चों में क्षमता, नैतिक मूल्य, कौशल इत्यादि जब विकसित हो जाए तो वो पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। समझ गए? पर्यावरण शिक्षा में उनके कुप्रभावों, उनके समस्याओं, समाधानों का अध्ययन करना पर्यावरण शिक्षा है, और पर्यावरण अध्ययन में उनके समस्त जो है रूपों को, उनके कौशलों को जब हम अध्ययन करते हैं तो वही पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। समझ गए ना? अब डाउट नहीं होना चाहिए भाई। एक्चुअल में थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं ना शब्दों में, इसलिए हेर फेर हो जा रहा है। अवधारणा का बनना, अवधारणा बनता कैसे है? देखो भाई, शिक्षा का व्यापक उद्देश्य समझ और कौशलों का विकास करना है, आप सभी जानते हैं। अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम चीजों को जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि हमें एक समझ देता है, एक समझ उपलब्ध कराता है। ठीक है ना? देखो अब बात करें अमूर्तीकरण। जिस वस्तु की अवधारणा हमारे मस्तिष्क में बनती है तथा जो ठोस रूप में ना होकर सिर्फ और सिर्फ कल्पना के रूप में बनती है, और अमूर्त, देखो यही अमूर्तीकरण कहलाता है ना, अर्थात हमारे दिमाग में जो अवधारणा बन रहा है ना, वो ठोस रूप में नहीं बनता बल्कि अमूर्त कल्पना के रूप में अवधारणा बन रहा है, वही अमूर्त चिंतन या अमूर्तीकरण कहलाता है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है भाई, सामान्यीकरण और वर्गीकरण। अब देखो यहाँ सामान्यीकरण और वर्गीकरण है, इस पर ज़्यादा हमको चर्चा नहीं करना है, ये नॉर्मल है भाई। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं क्या है? प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की जो अवधारणा है, देखो यह काफी विवाद का चिंतन का विषय है भाई, कि प्राथमिक स्तर पर पूरा कार्य अवलोकन तथा निजी अनुभव पर आधारित होने चाहिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की जब बात करते हैं तो पूरा अवलोकन और निजी अनुभव पर आधारित होते हैं। भाई सामाजिक विज्ञान के बीच उद्देश्य क्या है? अनुभव, भौगोलिक अवधारणाओं की समझ, खोजबीन का अवसर मिले बच्चों को, परिवेश के संबंध जोड़ने का जो उसको अवसर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना? अब बात करें हम अवधारणाओं की पर्यावरण की। देखो लोक जुम्बिश परिषद के लिए प्राथमिक कक्षा के पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम में निम्न अवधारणाओं को शामिल करना होगा। देखो लोक जुम्बिश जो है निम्न अवधारणाओं को शामिल किया है: नक्शा बनाना, दिशाएं, ऋतुएं, हवाएं, कीट और पशु, चट्टानें, मिट्टी, पानी, लोगों को समझना। ये आपका 7 बिंदु है जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कौशल क्या है साथियों, इसको भी एक झलक डाल लीजिए। किसी कार्य को कर सकने की योग्यता ही कौशल कहलाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं: जन्मजात कौशल और अर्जित या सीखे जाने वाले कौशल। ठीक है, चीजें समझ में आना चाहिए भाई। चलिए, जन्मजात कौशल क्या है? देखो वह कौशल जिसे कोई बच्चा जन्म से ही सीख जाता है, जन्मजात कौशल कहलाता है। जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, ये जन्मजात सीख रहे हैं ना भाई बच्चा। ठीक वैसे ही सेकंड, सीखे जाने वाले कौशल, वह कौशल जिसे बच्चा तब सीखता है जब उसे सीखने का अवसर मिलता है। जैसे साइकिल चलाना, तैरना, ये अवसर जब उसको मिलता है तो बच्चा सीखता है, यही सीखे जाने वाले कौशल कहलाता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना भाई? चलिए 3 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया भाई, हमारा 4था यूनिट है। देखो भाई इकाई 4 की बात करते हैं हम। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र की बात करें। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में हम कौन कौन से विषयों का अध्ययन करते हैं साथियों?
प्राथमिक कक्षा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। विज्ञान शिक्षण हम पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण पढ़ते हैं, साथ ही साथ कक्षा के शिक्षण कार्य। इस यूनिट में हम इसी 3 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें विज्ञान शिक्षण। देखो विज्ञान शिक्षण में बच्चों के उन पक्षों पर ध्यान देना है जिससे कि बच्चों में क्षमताओं का विकास हो सके, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं विज्ञान की जब हम बात करें तो विज्ञान में क्या क्या चीज़ें होता है भाई, प्रयोगों की जांच करते हैं, है ना। विज्ञान में प्रयोगों की जांच होता है, साथ ही साथ देखो विज्ञान में प्रयोग होता है ना भाई, प्रैक्टिकल करते हो ना विज्ञान में, साथ ही साथ तर्क वितर्क करते हो, परिणाम तक पहुंचते हो, खुले दिमाग का होना जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी है। ये सभी कौशल है जो विज्ञान के लिए जरूरी है। अवधारणाओं की समझ, निष्कर्ष निकालने वाला होना चाहिए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये जो है प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए है ना, याद रखना भाई। समस्या समाधान का कौशल होना चाहिए और कार्य करने का भी कौशल होना चाहिए। क्या है ये? विज्ञान विषय के लिए कौशल है। बात करें हम सामाजिक विज्ञान के कौशल की, देखिए प्राथमिक कक्षा में बच्चों को सामाजिक विज्ञान की समझ विकसित कराना है, ठीक है। देखो सामाजिक विज्ञान को समझना कठिन हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें शामिल होता है इतिहास, भूगोल। याद रखना भाई, क्वेश्चन आपके बनेगा एग्जाम में, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय शामिल है? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। ये जो 4 प्रश्न है आपका, ठीक है, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना, इन चारों को आप याद रखना। आपका जो पर्यावरण है इनमें ये 4 विषय समाहित है भाई, ठीक है, ठीक है ना, याद रख लेंगे। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, ये 4 विषय आपके एग्जाम में आ चुका है भाई ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं, याद रखेंगे, ठीक है। देखो अपने आप में भले ही अलग अलग विषय है भाई, इसमें ज्ञान रचने की ढंग भी अलग अलग है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण की बात करें तो बच्चों के पास कुछ बुनियादी सूचनाएं हो, उन्हें अवधारणाओं के साथ जोड़कर उनकी समझ बना सके, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में देखो पर्यावरण में है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ते हैं आपके पर्यावरण में आएगा। तो सामाजिक विज्ञान में 4 विषय पढ़ेंगे, जैसा अभी मैंने बताया है आप सभी को, ठीक है भाई। चलो अब आते हैं सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए क्या क्या बच्चों में कौशल आना चाहिए, क्या क्या आवश्यक है। देखो भाई, कार्य कारण संबंध खोज पाए बच्चे, तुलना करना आता हो, तर्क करना आता हो, वर्गीकरण विश्लेषण अवलोकन करना आता हो, विविधता का सम्मान करे, परिवर्तन के प्रति वो अलर्ट हो, ठीक है, परिवर्तन के प्रति उनको जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। संवेदनशील, पेड़ पौधे नदी, ठीक है, पेड़ पौधे नदी, मौसम, इमारत, रीति रिवाज, त्योहारों के भी बारे में बच्चों की जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। ये सभी चीजें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। नदी, नाले, मौसम, रीति रिवाज, इमारत, त्योहार इत्यादि के बारे में जानकारी, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। उसके बाद देखो सामाजिक विज्ञान में क्या क्या विषय शामिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ सीजी की हम बात कर रहे हैं, SCERT की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये 4 विषय पढ़ते हैं बच्चे पर्यावरण में। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, याद रख लेना, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान में इन्हीं 4 विषयों को पढ़ा जाता है, आपके पर्यावरण में आ सकते हैं भाई। अब कक्षा में शिक्षण कार्य देखो, पर्यावरण अध्ययन में कक्षा जो शिक्षण कार्य किस प्रकार से होना चाहिए तो मौसम के बारे में आप कक्षा में बता सकते हो, ठीक है। चित्रों को पढ़ना, जैसे बाजार का चित्र, बाजार में कौन सा दुकान बेचा जा रहा है, कौन सा खिलौना बिक रहा है, उसको बता सकते हो। बच्चों के बनाए हुए चित्र के बारे में आप चर्चा कर सकते हो। दिन और रात के बारे में, ऋतुओं के बारे में, समय नापने के बारे में, कल, आज और कल के बारे में, नक्शे पढ़ने समझना, घर से जब आप विद्यालय आते हो तो कहाँ कहाँ से आप आते हो, इस तरह से आप एक्टिविटी करवा सकते हो पैमाना बनवा सकते हो, स्कूल का नक्शा भी आप बनवा सकते हो, ठीक है ना भाई। अब बात करें पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र में क्या क्या चीजें शामिल होना चाहिए। देखो भाई, अब पर्यावरण अध्ययन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये सब किसमें शामिल है। अब यहाँ शिक्षण सिद्धांत की बात कर रहे हैं, शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं, तो देख सकते हैं पर्यावरण शिक्षण का सिद्धांत पहले जानो। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, ये सभी आपके पर्यावरण के सिद्धांत है। अब पर्यावरण शिक्षण की विधि
बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे? ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, पूर्ण से अंश, विशिष्ट सामान्य, विश्लेषण संश्लेषण, अनुभव से तर्क, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, अनिश्चित से निश्चित, ये विधियां हैं जो आप पर्यावरण में बच्चों को बता सकते हो। समझ में आ रहा है ना? अब इसके अलावा भी अन्य विधियां हैं और उनके जनक को भी आप जान लो। किंडरगार्टन फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, अन्वेषण या खोज विधि आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं। याद रखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? 4 यूनिट को हमने कंप्लीट कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं है भाई, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम बता रहे हैं। मैराथन है, शॉर्ट लगता है आपको, ये शॉर्ट है, एक बार में आप कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। ये रिवीजन है भाई, मैराथन मतलब रिवीजन है। ठीक है? देख लो भाई, कई 5 पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष की गतिविधियां। इसके पहले हमको जानना होगा गतिविधि क्या चीज होती है। देखिए, गतिविधि की अवधारणा चिरकालीन है, बहुत पुराने समय से गतिविधि करवाते आ रहे हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है गतिविधि। इसमें दिमागी कसरत, विश्लेषण, विवेचना भी शामिल रहता है। दिमागी कसरत से ही इंसान क्या करता है? सीखता है भाई, है ना? गतिविधि में यही सब चीजें तो होती है। अब गतिविधि की विशेषताओं पर मैं बात करूं, अनुभव से सीखने की प्रक्रिया का नाम गतिविधि है। अकेले और समूह दोनों तरीके से गतिविधि हो सकता है। गतिविधियों से उत्सुकता आती है, बच्चे उत्सुक होते हैं और सीखना चाहते हैं, बच्चों में ललक आता है। मूर्त वस्तुओं पर काम किया जाता है, ठोस वस्तुओं पर काम किया जाता है, जो सामने है उस पर काम किया जाता है। इसमें गतिविधियां देते हैं, चुनौतियों पर आधारित गतिविधियां बच्चों को देते हैं भाई। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। देखो भाई, अब गतिविधियां बनाते समय और संचालित करने समय किन किन बातों का ध्यान देना है? बच्चों के लिए आप गतिविधि बना रहे हो, ध्यान देने योग्य बातें देखो। ये उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, क्या आप पढ़ाने वाले हो उस गतिविधि के माध्यम से। जैसे नक्शा की पहचान कराना है, गतिविधि में क्लियर होना चाहिए भाई कि आप नक्शा की पहचान कराने वाले हो, दिशा की आप पहचान कराने वाले हो। ठीक है? सीखने के स्तर के हिसाब से हो गतिविधि, याद रखना। स्तर सामान्य है, आप हाई लेवल की गतिविधि बता रहे हो, वो गलत है। खास विषय पर केंद्रित हो भाई, जिस विषय पर आप बना रहे हो उसी विषय पर केंद्रित होना चाहिए। आप गतिविधि करने से पहले जो जो निर्देश देना चाहते हो एकदम क्लियर दो, बच्चे समझ सके उस निर्देश को। शिक्षकों की जो भूमिका है बहुत ही कम होना चाहिए, समझ रहे हो? कम हो मतलब बाल केंद्रित होना चाहिए गतिविधि। शिक्षक केवल मार्गदर्शक है, सुविधादाता है, वो चुपचाप देखता रहे भाई। ठीक है ना? तो गतिविधि ऐसा ही होना चाहिए। तो भाई अब इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत ही कम होगी। गतिविधि में विश्लेषण और पुनर्विचार भी जरूरी है, बच्चे उस पर चिंतन कर सके, पुनर्विचार कर सके। तो गतिविधि बनाते समय और करते समय इन बातों को आपको ध्यान देना होगा। अब मान लो आप समूह में गतिविधि करवा रहे हो, तो क्या करना है? 5 से अधिक बच्चों का समूह नहीं होना चाहिए। ठीक है? कम से कम 5 या 6 बच्चे ही रखो, उससे अधिक बच्चे न रहें भाई। ठीक है? प्रत्येक सदस्य को विशिष्ट भूमिका देना है। देखो 6 बच्चे हैं, मान लो आपकी एक्टिविटी बना रहे हो आप, उसमें 6 बच्चों को कुछ न कुछ काम देना होगा, प्रत्येक व्यक्ति की अलग भूमिका होनी चाहिए। ठीक है? भूमिकाओं में परिवर्तित करते रहें भाई। जिस बच्चे को जो जिम्मेदारी मिली है अगली गतिविधि में, उस बच्चे को वही जिम्मेदारी ना देकर दूसरे बच्चे को जिम्मेदारी देना है। जिम्मेदारी में भी बदलाव करते रहना है आपको। ठीक है? गतिविधि निश्चित स्पष्ट होना चाहिए। देखो, गतिविधि निश्चित समूह ना बनाए। अब 5 के हर बार बना रहे हो, ये गलत है, समझ रहे हो? बच्चों को बोलने का अवसर मिले, कक्ष में प्रदर्शित कर सके बच्चे। ठीक है? इस तरह से गतिविधि समूह में आप करो, तो इन बिंदुओं को आपको ध्यान देना जरूरी है। अब यहां देखो, कक्ष में की जाने वाली गतिविधि कैसे, कौन घुला कौन नहीं घुला। पानी में घुलते हैं ना भाई, पत्थर ढेला घुलता है, शक्कर घुलता है, नमक घुलता है, बच्चों को बता सकते हो। कौन ज्यादा घुला कौन कम घुला, अंडा डूबा कि नहीं, तैरा कि नहीं, तैरा तो क्यों तैरा, ये बता सकते हो। नॉर्मल सी हंसी मजाक मजेदार होती है। कौन डूबा कौन तैरा। लेंस से कागज को जलाना, लेंस रहता है छोटे से, हम धूप में यूज करते हैं भाई, हम भी छोटे थे तो वही यूज करते थे, आप भी यूज किए होंगे। लेंस से कागज को टोड़ू कर देते हैं भाई, है ना, जला देते हैं, समझ रहे हो? तो इस तरह से होना चाहिए आपकी एक्टिविटी। बात करें अब क्षेत्र भ्रमण की, तो यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। देखो भाई, पर्यावरण की बात करें या किसी भी विषय की बात करें, प्रत्यक्ष विधि बहुत ही फायदेमंद विधि होता है, समझ रहे हो ना? ठीक, हम क्षेत्र भ्रमण की बात करें जो कि सभी विषय के लिए जरूरी है।
यह शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इस माध्यम से बच्चों को वास्तविक परिस्थिति में ले जा करके विषय का व्यवहारिक और प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जा सकता है। मैंने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको हम देखकर, सुनकर, अनुभव करके, है ना भाई, हम उसको ज्ञान अर्जित करते हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो कि क्षेत्र भ्रमण से भी हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो स्थायी होता है। ठीक है। सर्वे की बात करें तो समूह में बांट करके, गली में ले जा करके बच्चों से सर्वे कार्य करवाया जा सकता है। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया जा सकता है। जैसे प्रोजेक्ट दे रहे हो मान लो बच्चों को भाई, अब प्रोजेक्ट देने से पहले प्रोजेक्ट निर्माण की एक निश्चित क्रम होती है। मैं बता दूं, परिस्थिति का निर्माण। देखो भाई, हमारे एमसीक्यू में आ रहा था, याद रखेंगे भाई, मैं रेगुलर एमसीक्यू करवाता था। सबसे पहला है परिस्थिति का निर्माण, प्रोजेक्ट का चुनाव, प्रोजेक्ट की योजना, प्रोजेक्ट को व्यवहारिक रूप देना और परीक्षण। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि आप अपना सकते हो प्रोजेक्ट कार्य के लिए। ठीक है ना? ओके, चलो भाई। अब देखो यहाँ पुस्तकालय सीखने के संसाधन के रूप में कैसे उपयोग होता है। बच्चा सीखता है, सीखना चाहता है, पुस्तकालय कैसे उनकी मदद करेगा? तो पुस्तकालय बच्चों को सीखने का बहुत बेहतर माध्यम हो सकता है, बशर्ते उसे पुस्तकालय में उपयोग के लिए समय का प्रबंधन ना हो। देखो भाई, कभी कभी होता है क्या है, बच्चे पुस्तकालय गए हैं, आधा घंटा रुकना है बेटा, बोलते हैं नहीं, बंधन ना हो, बच्चे अपनी मर्जी से आ जा सके, बिल्कुल स्वतंत्र, बाल केंद्रित, वहां भी यही नियम लागू होता है। ठीक है, बच्चे स्वतंत्र हो भाई, क्या पढ़ना चाहता है, क्या करेगा, वहां सभी चीजों के लिए वो फ्री हो। सामुदायिक और गैर, देखो सामुदायिक और सरकारी पुस्तकालयों को बिल्कुल स्कूली पुस्तकालय से जोड़ा जाए। देखिए, जितने भी सामुदायिक या सरकारी जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उनको स्कूल के पुस्तकालय से जोड़ना चाहिए। पठित पुस्तकों पर चर्चा करने, सुनने और सुनाने का भी उपयोग पुस्तकालय में बच्चे अपनी अनुभव शेयर कर सके। पुस्तकालय में जो है ये फैसिलिटीज भी होना चाहिए। ठीक है, स्कूलों में पुस्तकालय के लिए एक अलग से कमरा होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि बच्चे वहां जाकर शांत तरीके से पढ़ सके भाई। अब पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन कैसे हो, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, मूल्यांकन की बात करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ केवल कितना सीखा गया है उसके अंक देना ही नहीं होता। देखो भाई, मूल्यांकन का अर्थ बच्चों ने कितना सीखा उसके आधार पर केवल और केवल उसको अच्छा नंबर दे देना ही मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि उसके सीखे हुए कितने परत दर परत जानना भी है कि बच्चों ने कितना सीखा। सही मायने में मूल्यांकन तभी संभव होता है जब इस नजरिए से मूल्यांकन किया जाए कि केवल 6 माही या सालाना इम्तिहान के उद्देश्य से मूल्यांकन ना हो, बल्कि सतत रूप से हो। मतलब बच्चों ने आज कितना सीखा, क्या कमी रह गई, अगले दिन उसको कैसे हम सुधार करें, इस पर आधारित होना चाहिए मूल्यांकन। ठीक है, अब मूल्यांकन कैसे हो, कैसे किया जाए। देखो, मूल्यांकन प्रगति के आधार पर ना हो, देखो बच्चों की प्रगति के आधार पर हो, न कि मूल्यांकन उसकी तुलना। देखो, 2 बच्चों की आपको तुलना करके मूल्यांकन नहीं करना है। बेटा ये होशियार है, तुम कैसे गधा हो गए, और पढ़ो तुम गधे हो, ये होशियार है, इस तरीके से बच्चों को नहीं बोलना है। इस बच्चे को कितना आता है, दूसरे बच्चों को कितना आता है, उसके हिसाब से बच्चों की हम पहचान करेंगे और मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन को निरंतर कक्षा में होना चाहिए। मैंने कहा आज जैसे बच्चों को कक्षा में हमने जो पढ़ाया, बच्चों ने कितना सीखा, क्या कमी है, अगले दिन हम उसमें कैसे सुधार लाए कि जो बच्चा नहीं सीख पाया है वो बच्चा भी सीख पाए। तो मूल्यांकन में ये चीजें शामिल होना चाहिए, सतत होना चाहिए भाई। ठीक है, समझ में आया। 5 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। 6वें यूनिट पर हम आते हैं। 6वां यूनिट हमारा है परिवार, और परिवार से आपका बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। देखो, परिवार सभी जानते हैं। परिवार को जानने से पहले हम आपसी समझ को जाने, आपसी संबंध को जाने। तो संबंध सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। संबंधों के आधार पर ही व्यक्ति समाज के आचार, व्यवहार, नियम, प्रतिमान को सीखता है। देखो भाई, परिवार में कई लोग एक साथ रहते हैं, अच्छे से संबंध स्थापित रहता है, परिवार में प्यार का संबंध स्थापित रहता है, और यहीं से रिश्ते नातों के व्यवहारों का अध्ययन सीखते हैं। नियम, आचार, व्यवहार सभी चीजें एक व्यक्ति संबंध के माध्यम से सीखता है। सीखने के क्रम से ही परिवार की भूमिका, सीखने के जो क्रम है उसमें परिवार की ही भूमिका सर्वोपरि है। आप सभी जानते हैं, एक बच्चे के लिए परिवार ही सबसे प्रथम विद्यालय होता है, जहां से बच्चा सब कुछ सीखता है। अब बात करें ये जो परिवार होता क्या है। देखो, इंपॉर्टेंट, परिवार एक सामाजिक संस्था है। नोट कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ चुका है। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है, पूछा जा चुका है। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार को निम्न तरीके से बांटा है। देखो, परिवार के बांटा नहीं है भाई, उनकी विशेषता बताया है। देखो, मैकाइवर एवं पेज ने परिवार का क्या विशेषता बताया है? विवाह संबंध,
विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामान्य निवास, यही चीजें होता है भाई, होता है। विवाह होता है परिवार में, आप देखेंगे विवाह के साथ एक नया स्वरूप बनता है। वंश नाम होता है भाई, जिस परिवार में आप जन्म लिए हो उस परिवार में जाति होती है जिससे उसकी पहचान होती है, ठीक है। आर्थिक व्यवस्था होती है, गरीब है अमीर है, क्या धंधा पानी कर रहा है, ये सभी चीजें वहां होती है एक परिवार में। सामान्य निवास होता है, एक निश्चित जगह पे वो निवास करता है, चाहे किसी भी गांव की बात करें, शहर की बात करें, नगर की बात करें, राज्य की बात करें, ठीक है। वो एक निवास स्थान होता है जहां पर परिवार रहता है, ठीक है भाई। परिवार के प्रकार की बात करें, कितने प्रकार के परिवार होते हैं, तो मैं बात कर रहा हूं भारत की, मैं बात कर रहा हूं भारतीय संस्कृति की। तो भारतीय संस्कृति में दो प्रकार के परिवार होते हैं, एक तो एकल परिवार होता है और दूसरा संयुक्त परिवार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना, ठीक है। अब एकल परिवार को आप समझो कि एकल परिवार होता क्या है। ऐसे परिवार जहां पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे हो, वो एकल परिवार में आता है। एक पुरुष एक स्त्री तथा उनके आश्रित जो बच्चे हैं, जो अविवाहित है, ठीक है, वो शामिल रहेंगे भाई। उनके जो आश्रित बच्चे हैं वो परिवार की रचना करते हैं एकल परिवार के, ठीक है। इसका रूप बहुत ही छोटा होता है, छोटा स्वरूप होता है। इसकी विशेषता की हम बात करें, परिवार की क्या विशेषता है एकल परिवार की, तो इसका छोटा परिवार होगा, पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होंगे। याद रखने भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। एकल परिवार क्या है, तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे हो, वही एकल परिवार है। विवाह का एक स्वरूप होता है, वंश नाम की व्यवस्था होती है, मैंने इन चीजों को बता दिया भाई, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इनका एक सामान्य निवास होता है, ठीक है। एकल परिवार के दो स्वरूप, ठीक है, मर्डॉक ने दो स्वरूप दिया है, एक तो जन्म मूलक परिवार और दूसरा है प्रजनन मूलक परिवार, ठीक है। परिवार के दो स्वरूप दिया हुआ है, किसने दिया है, तो मर्डॉक ने। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप इन दोनों प्रकारों को जान लीजिए, जन्म मूलक परिवार है और प्रजनन मूलक परिवार है। चलिए अब बात करें हम संयुक्त परिवार की। एकल परिवार को आपने जान लिया, समझ लिया। अब देखो संयुक्त परिवार क्या होता है। ऐसे परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक ही भवन में रहते हैं, एक ही साथ 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक ही साथ, एक ही भवन, एक ही छत के नीचे रहें, वह संयुक्त परिवार कहलाता है। और भारत में संयुक्त परिवार की ही व्यवस्था की गई है। यही भारत की पहचान है कि भारत में संयुक्त परिवार है। मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा, अर्थात पुराने समय से संयुक्त परिवार भारत में चला आ रहा है भाई। देखो संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होती है, तो इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सामान्य निवास स्थान होता है, वही चीजें हैं जो कि आपका एकल परिवार में है भाई। कहीं ना कहीं वो निवास रखेंगे, कहीं गांव शहर नगर में। सम्मिलित संपत्ति, देखो अब यहाँ पर मान लीजिए 25 परिवार का एक परिवार है, 25 सदस्यों का, ठीक है, तो उनकी संपत्ति भी एक साथ होती है, ठीक है। सहयोगी व्यवस्था, एक दूसरे की सब मदद करते हैं, बड़ा परिवार रहता है, बड़ा आकार भी बहुत बड़ा होता है। कर्ता का स्थान सर्वोच्च होता है, अर्थात बड़े परिवार में एक मुखिया होती है जो कि परिवार के सभी लोगों को चलाता है, ठीक है ना, उनके ऊपर प्रमुख जिम्मेदारी होती है बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में। समझ रहे हैं भाई। चलो अब ये जो संयुक्त परिवार है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है पितृसत्तात्मक, एक मातृसत्तात्मक। अब पितृसत्तात्मक, जहां पर पिता मुखिया हो वहां पितृसत्तात्मक है, और जहां पर माता मुखिया हो वहां पर मातृसत्तात्मक। बोलते हैं ना भाई मातृसत्तात्मक मतलब ये वहां के डॉकी सियानिंद्रे करके, हाँ तो सेम वही है, ठीक है, इसको समझ लो, ठीक है। संयुक्त परिवार 2 प्रकार के, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। अब आ जाते हैं भाई, परिवार समझ में आ गया होगा। बात करें हम सामाजिक बुराइयों की। सामाजिक बुराइयां क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे, यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलो बात करें सामाजिक बुराइयों की। समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी भूमिका समाज के लिए विघटनकारी, अर्थात समाज के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे प्रथाएं हैं समाज में जो कि समाज के लिए बुरा है, जो इस प्रथा को समाज में नहीं होना चाहिए। क्या क्या है, क्या क्या सामाजिक बुराई है जो समाज के लिए बुरा है, हम एक एक करके पहले बिंदु को बता देते हैं, फिर एक एक विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बाल विवाह बहुत ही बुरा है भाई, समाज के लिए बाल विवाह नहीं होना चाहिए। लड़का और लड़की की उम्र निर्धारित कर दिया है सरकार ने, लड़की की उम्र 18 वर्ष है और लड़के की उम्र 21 वर्ष है, तो बिल्कुल भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए 18 और 21 से पहले। दहेज प्रथा, यह भी एक सामाजिक बुराई है, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम में लगाना अपराध है, श्रम है, ठीक है। चोरी करना भी समाज के लिए गलत है। दुर्व्यसन, गलत संगति में पड़ना,
नशाखोरी, नशे की आदत, धूम्रपान की आदत करना, ये भी समाज में एक बुराई है। अब इन्हीं को एक एक करके डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलो भाई, सबसे पहले बात करें बाल विवाह क्या होता है। देखो, वयस्क होने से पूर्व स्त्री या पुरुष का विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। भाई, बालपन में ही विवाह कर देना बाल विवाह, सामान्य समझ है ना। बाल मतलब बालक, विवाह मतलब शादी, मतलब बालक उम्र में ही उसकी जब शादी कर दी जाती है तो वही बाल विवाह कहलाता है। और आप सभी जानते हैं भाई, बाल विवाह उम्र सीमा जानते हैं, लड़कों की उम्र, लड़कियों की उम्र, इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। दुनिया में देखो भाई, 40% जो बाल विवाह सिर्फ भारत में होता है। हमारे जो पूरे विश्व में जो बाल विवाह होते हैं, सबसे ज्यादा बाल विवाह भारत में, 40% बाल विवाह हमारे भारत देश में कम उम्र में कर दिया जाता है। और सबसे ज्यादा बाल विवाह कौन से राज्य में होता है, याद रखेंगे, राजस्थान में बहुत ही कम उम्र में शादी कर दिया जाता है। पूरा 82% लोगों का, अर्थात हर 10 में 8 बच्चों की शादी कर दी जाती है उनके उम्र से पहले, राजस्थान राज्य में। याद रखेंगे भाई, उम्र से पहले बचपन की उम्र में ही इनकी शादी कर दी जाती है। देखो, अब बालकपन में विवाह करने के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों करते हैं छोटी सी उम्र में विवाह। देखो भाई, कारण पर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। गरीबी, गरीब हैं, वे समझते हैं कि यदि एक और शादी कर दी जाए तो एक और कमाने वाली आ जाएगी, ठीक है, गरीबी दूर हो जाएगी, ये समझ के कर देते। अशिक्षा, जानकारी नहीं है, शिक्षित नहीं है, ये भी एक प्रमुख वजह है। लिंग भेद, भेदभाव करते हैं, लड़की हुआ रे शादी कर जल्दी भेज इसको, है ना। लड़का लड़की में भेदभाव वाली जागरूकता, जागरूक नहीं है, बच्चे कम उम्र में शादी कर रहे हैं। शासन की जो 18 और 21 साल के जो नियम है, अधिनियम है, उनके बारे में पता नहीं है। कभी कभी एक रीति रिवाज रहता है, कम उम्र में शादी करना धार्मिक प्रथा बन जाता है कि कम उम्र में शादी करना है। ये सभी कारण है कि कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी वजह बनती है अशिक्षा साथियों, ठीक है। शिक्षित न होना समाज का यही बाल विवाह का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब इसका निवारण कैसे हो, कैसे बाल विवाह को रोकना चाहिए, तो देखो, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा बहुत सारे योजनाएं चला रहा है। जैसे बाल विवाह निवारण कानून 1978, याद रखते जाएंगे भाई, फैक्ट है, आया हुआ है पेपर में। बाल विवाह निवारण कानून 1978 में बना, जिसमें लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ठीक है। नेशनल प्लान फॉर चिल्ड्रेन 2005, समझ रहे हो ना भाई, याद रखना इसको। अब दूसरा में आ जाते हैं दहेज प्रथा। दहेज लेना और देना दोनों गलत है, जान रहे हो। विवाह के अवसर पर वधू पक्ष द्वारा वर को दिया जाने वाला उपहार ही दहेज कहलाता है। विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर को दिया जाने वाला उपहार ही दहेज कहलाता है। लंबे समय से भारतीय समाज में ये परंपरा चली आ रही है, विशेषकर ग्राम समुदाय, ग्रामीण परिवेश में ये परंपरा बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है भाई, दहेज लिया जा रहा है। देखो, एक तो गरीबी, गरीब है, 2-4 पैसा दहेज में मिल जाती सरे, सोचते हैं ना भाई। दूसरा, अतीत में महिलाओं की स्थिति निम्न है, ये भी बड़ी वजह है। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात से तात्पर्य क्या है भाई, पुरुषों की संख्या ज्यादा है। देखो, महिलाओं की यहां पर हो क्या रहा, देखो, महिलाएं पहले ज्यादा था, समझ रहे हैं ना, अब कम हो गया। पहले ज्यादा था महिलाओं की संख्या, मोर बेटी ला तो कहूँ बिहार कर ले तीसरे, आप दहेज दे देते, मैं कोई कर खेत दे देते, है ना भाई, बने बने उलट मस्त गाड़ी दे देते हैं, डिलक्स दे देते हैं, पल्सर दे देते हैं, सोचते हैं ना भाई। तो ये भी एक समस्या का कारण बनता है, ठीक है। एक होता है सामाजिक प्रतिष्ठा। देखो, कहते हैं मैं बड़े घर में शादी करे होगा, बस तो दहेज मिले, समाज में नाम हो, इसके लिए भी दहेज लेते हैं। रूढ़िवादी मानसिकता भी विद्यमान है साथियों, जो कि दहेज प्रथा का एक कारण बनता है। अब इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस पर भी हम बात करें। देखो, इससे स्त्री और पुरुष की इज्जत
खत्म हो जाता है, सम्मान की कमी हो जाती है भाई। समझ रहे हो ना? मतलब भिखमंगाएगा उत्तक का नौकरिया घराना है तब वो ले दहेज लेते, कैसे फील होगा सोचिए आप। लड़कियों का अविवाहित रह जाना, पहले लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, लड़कियों की शादी नहीं होती थी, इसलिए जबरन दहेज देते थे ताकि उनका शादी हो जाए। बेमेल विवाह को बढ़ावा, समझ रहे हो ना भाई। साथ ही साथ भ्रूण हत्या अब हो रहा है, लड़कियों की हत्या कर दी जा रही है, समझ रहे हो। ऋण उधारी में ग्रसित हैं, लोन है, कर्ज है, कर्ज मुक्ति के लिए भी दहेज लिया जा रहा। भ्रष्टाचार, करप्शन है, गरीबी है, दहेज की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। तो ये सभी दुष्परिणाम है साथियों। अब दहेज प्रथा निवारण कैसे हो? तो दहेज प्रथा निवारण के लिए सरकार द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए हैं, इस पर हम बात कर ले। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जितने भी मैं एक्ट बता रहा हूं याद रख लेना, नोट कर लेना भाई। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, जो कि दहेज को रोकने के लिए, दहेज प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया है। तीसरा मैं बात करूं बाल श्रम क्या होता है। तो बाल श्रम समूचे विश्व में पाई जाने वाली एक गंभीर समस्या है, लेकिन भारत में इसका स्वरूप बिल्कुल ही अलग है। भारत में लगभग 5 करोड़ से अधिक बाल श्रमिक है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना बाल श्रम कहलाता है। और मैं यहाँ पर बता दूं साथियों, बच्चा यदि अपने घर का काम कर रहा है, अपने खेत में काम कर रहा है, तो वो बाल श्रम में नहीं आता। अपने घर के काम के अलावा यदि बच्चा कहीं पर भी काम कर रहा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा, तो वो बाल श्रम में आएगा। बी अलर्ट साथियों, यदि आप अपने भी दुकान में ऐसे बच्चों को काम करवाते हैं तो आपके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। अब इसका क्या कारण हो सकता है कि बाल श्रम बढ़ रहा है, बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है? एक तो गरीब माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि मोर नान कोन लड़का घलाक कमतीस तो हमारे घर की स्थिति सुधर जाती, सबसे बड़ी वजह। जनसंख्या बढ़ रहा है, खाने वाले अधिक है, कमाने वाले कम है, तो चाह रहे हैं कि भाई कम उम्र में ही बच्चा कमाए मेरा। आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन, गरीब है तो चाहते हैं हमारे घर की स्थिति सुधर जाती, समझ रहे हो। अशिक्षा और अज्ञानता है, शिक्षित नहीं है लोग, ये भी एक सबसे बड़ी वजह है। उधार है, कर्जा है, ऋण है, ये भी वजह है। और महंगाई बढ़ती जा रही है भाई, महंगाई डायन खाया जात है, सखी सैया ही खूब ही कमात है, ये भी जान रहे हैं भाई। सखी कमा रहे हैं, सैया कमा रहे हैं, महंगाई फिर भी मारे जा रही है। तो ये सभी कारण है जिससे कि बाल श्रम आ रहा है, बाल श्रमिक पैदा हो रहे हैं। इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? ऐसे बच्चे जिसको पढ़ना चाहिए विद्यालय में जाकर, वो बच्चे काम कर रहे हैं, शिक्षा से वो दूर हो जा रहा है, शिक्षा का अभाव हो जाता है, उनको गलत संगति में पड़ जाते हैं। भाई अक्सर देखना, जो काम करते हैं ना, जो होटलों में काम करते हैं, फुटपाथ में कचरा बीनने का जो काम कर रहे हैं, वो नशेड़ी हो जाते हैं, प्लास्टिक को जलाकर सूंघते हैं भाई। वो आप देखे होंगे ना, बड़े बड़े नशे के शिकार हो जाते हैं। यदि आपको यकीन नहीं होगा, जांजगीर में जो आप देखोगे ना, जहाँ पर डस्ट को जिले का रखते हैं ना, मैं बात करूँ जो आपका थाना है उसके जस्ट पहले हैं बहुत सारे गंदा, तो वहाँ पर बच्चे रहते हैं, अधिकांश बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं, वो स्कूल तक नहीं जाते, पढ़ने लिखते। बहुत सी जगहों में आप देखोगे, शहरों में देखोगे, ठीक है भाई। अब इसका निवारण कैसे हो बाल श्रम का? संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कल कारखाने में आप लगा रहे हो तो वो बाल श्रम है भाई। इसको नौकरी में कभी भी न रखें, नौकरी में रखना गलत है, यही निवारण है। आप नौकरी में न रखें, आप शिक्षित हैं, समझदार बनिए। सिर्फ कम पैसा देना पड़ेगा, नान कुन लड़का है मैं ठग के काम करवा रहा, तो ये गलत है। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाते हैं, इसको याद रखेंगे भाई। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाते हैं। श्रम विरोध दिवस है ना, याद रख लेंगे, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आता है चोरी। तो देखिए चोरी के बारे में बात कर लें। किसी व्यक्ति की कोई वस्तु उसकी सम्मति के बिना, देखो मान लो कोई व्यक्ति मेरे घर आया है, मेरे से बिना पूछे यदि मेरे सामान को बेईमानी से ले जाता है तो वही चोरी कहलाता है। वो जो ले जाने वाला है वो चोर कहलाता है, समझ रहे हो ना। बिल्कुल भाई, अगर तय मोर सामान ला ले गए अब बोला पूछे नहीं तो तय है चोरस,
और तो काम है चोरी है, समझ रहे हो ना। अब ये चोरी करने के पीछे क्या है, गरीब है, काम की देखो गरीबी है जिसकी वजह से चोर बन जाते हैं। बेरोजगारी, आज बड़े बड़े युवा पढ़ लिख के भी बेरोजगार रह जाता है, मजबूरी में पेट के लिए उनको चोरी करना पड़ता है। नशे के शिकार हैं, आदत लग गई है उनको, रोज पीने की आदत है, नशा लेने की आदत है। आज उसके पास पैसा नहीं है, वो जबरन इधर उधर चोरी करके हाथ मार के वो पैसा लाएगा और अपने नशा, अपनी तड़प वो बुझाता है। शीघ्र धनवान, शीघ्र बड़ा आदमी बनने की जो चाहत है वो भी इस क्षेत्र में ढकेल देता है। अब इसके क्या परिणाम होते हैं साथियों, इससे पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक क्षति होती है। कैसे, चोरी करते पकड़ा गए, जेल जाओगे, उससे ज्यादा नुकसान भरना पड़ेगा। समाज के लोगों में असुरक्षा, डर की भावना, बढ़िया फैका टाटिल दहारे, चोर हो गए, चोर चुरा ली, फलाना घर चोरी हो गए, ढेकाना घर चोरी हो गए। समाज में असुरक्षा की भावना आ गई ना भाई। चोरी करने वाला हमेशा भय के साए में जिएगा। कैसे भाई, रोज चोरी कर रहा है कब वो पकड़ा जाए कुछ कह नहीं सकते, रात दिन वो डर के मारे जिएगा। चोरी की प्रवृत्ति परंपरागत रूप से आप अक्सर देखोगे ना साथियों, पीढ़ी दर पीढ़ी भी उतरता है। बाप चोरे बेटा, बाप जेल गए, बेटाओ जेल गए, होकर बेटाओ जेल जही, नाती पोता छंती पंती घंटी तक ले जेल जाते रे भाई। एक कहना चाहिए अनुवांशिक रूप से हो जाती है, इसने होते गलत आदत। अब एक निवारण का है भाई, एक को भी देखो तो चोर को कानून दंड देते हैं, कानूनन इस पर सजा का प्रावधान है, जान रहे हो। कारावासित जो चोर है ना, जो बचपन के जो चोर है, छोटे छोटे चोर, उसको कारावास में रोजगार मूलक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वो सही रास्ते में आ जाए, ठीक है, वो अपने दम पे कुछ कर सके। बाल चोरों को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है और उसको पढ़ाया लिखाया भी जाता है ताकि वो उनके बाल अपराध की जो प्रवृत्ति है वो सुधर सके। अब अगला आता है दुर्व्यसन। दुर्व्यसन भी क्या है, एक सामाजिक बुराई है साथियों, ठीक है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शरीर के कार्य करते रहने के लिए जब आप नशीले पदार्थ को निरंतर आप सेवन करते हो तो वही दुर्व्यसन कहलाता है। मतलब अपने शरीर की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित बने रहने के लिए जब आप नशीले पदार्थ का निरंतर आप उपयोग करते हो वही दुर्व्यसन कहलाता है। इसके बिना आप रह नहीं सकते और न ही आपका जो शरीर है अच्छे से काम करेगा। आप देखेंगे साथियों, जो रोज जेकर कई बार हुआ तो बुढ़त भिन्ना हुई तहाँ दारुए में मुँह कांत होते, ओमन देखिए जे दिन दारू नहीं पाए ना हाथ गोड़ कांपत रहते। समझ रहे हो, यही तो है भाई दुर्व्यसन, ठीक है। इसमें नशाखोरी और धूम्रपान दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है। नशाखोरी और धूम्रपान उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन मैंने इसको अलग से पॉइंट बना दिया है भाई, ठीक है ना। चलो अब बात कर ले नशाखोरी क्या चीज है। देखो नशाखोरी, ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार कोई नशीले पदार्थों को लेने की आदी हो जाता है तो वही नशाखोरी कहलाता है और इसे मादका या मादकता शक्ति भी कहते हैं। देश के 90% युवा नशे के शिकार हैं भाई। मैं बता दूं आपको, हमारे भारत देश में 90% युवा नशे के गिरफ्त में है। चाहे बात करें हम बीड़ी की, सबसे नीचे लेवल से मैं बात कर रहा हूं, बीड़ी की बात करूं, सिगरेट की बात करूं, तंबाकू की बात करूं, गांजा की बात करूं, चरस की बात करूं, दारू की बात करूं, देसी शराब की मैं बात कर रहा हूं, हाथ माल महुआ दारू की मैं बात कर रहा हूं, गुड़ाखू मंजन घिसे वाला बात करूं। दुनिया में बहुत सारा नशा है जो कि आज के युवा 90% युवा एक शिकार बन चुके हैं। संगवारी हो, आप मन एक शिक्षक हो भाई, ये सब चीज़ से आप मन ला दूर रहना है। बहुत बड़े बुराई जो आपके नशा नर्क के द्वारे आपके घर परिवार ला, आपके रिश्ता नाता ला भी तोड़ देते। अब ये नशा के कारण का है मानसिक विकार, सबसे पहले कारण मानसिक बीमारी भी नशे का कारण बनता है। शारीरिक मानसिक रोगों का उपचार जो बाद में आदत बन जाती है। देखो कई लोग कहते ना, ये गलत धारणा है भाई, ये रूढ़िवादी सोच है आपके। थोड़ कई जन कहते नहीं, अरे घाट ठूस ठूसहस रे परिया लरिया तो लात रथे, ठूस ठूस परत रथस, थो कभू कभू ढक्कन थोड़ ले तो 15 महीना दिन में को पने रबे
गलत सोच, सबसे बड़ी गलत सोच। जो आज आप छोटे छोटे बीमारी का उपचार बता रहे हो ना भाई, वही कल आपकी आदत बनेगी। याद रखना, इस तरह के घटिया सोच से दूर रहो, शिक्षित हो, समझदार बनो। मानसिक तनाव से मुक्ति की आशंका। अब कई लोग बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन में रहते हैं, इसके वजह से भी वो लोग दारू पीना सीख जाते हैं, शराब पीना सीख जाते हैं, नशा करना सीख जाते हैं। समझ रहे हो ना। असामान्य व्यक्तित्व के भी लोग रहते हैं। ठीक है, फैशन, आज के युवा पीढ़ी में सिगरेट पीना, दारू पीना फैशन बन गया है संगवारी हो। या टेस मारते हुए हनी किट स्टाइल, हनी कट वाला बाल और जो फुल पेंट पहने हैं ना, वो नीचे ले बोचकत थे और हाँ सिगरेट फूकत थे। ये तरीके से आजकल चला थे भाई नशा। और कुछ लोग अपने जीवन से भी निराश हो जाए रहते हैं और गलत गलत आदत अपना लेते हैं। अब शराब से होने वाले रोग क्या क्या हो सकते हैं भाई? यकृत शोथ, लीवर कैंसर, विभिन्न प्रकार के कैंसर शराब से होते हैं। ठीक है, यहां पे एक चीज और याद रख लो, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है गुरुदेव, चलो अगला बढ़ते हैं। अब नशे के क्या परिणाम होते हैं? तर्क शक्ति कम हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति आपकी क्षीण होने लगती है। सही तरीके से आप निर्णय नहीं ले पाते, आप भकवा जाते हो। समझ रहे हो ना भाई, आप एकदम भकवा जाते हो, सही निर्णय नहीं ले पाते। शारीरिक नियंत्रण में गिरावट आ जाती है, आप अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाते। जैसे ही आप ज्यादा लत नशे के शिकार हो गए, धीरे धीरे आप पतले होते जाओगे, आप सुखड़ा होते जाओगे। समझ रहे हो ना भाई, है ना, आप पतले दुबले होते जाओगे। एक स्थिति ऐसी आ गई, आप डगमिग डगमिग करने लगोगे भाई, किसी के सहारे के बिना आप खड़ा भी नहीं हो पाओगे। ये नशे के दुष्परिणाम है। दैट मीन्स शरीर का जो संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आप पहले बढ़िया मोटे तगड़े बेस्ट पर्सनालिटी के मालिक थे और नशा आपकी जिंदगी में आने के बाद आप पतले दुबले सुखड़ू पर्सनालिटी के मालिक बन जाओगे भाई। हंसो नहीं, ये सत्य है। दर्द और संवेदना में कमी, भाई आपके फीलिंग्स कम हो जाएंगी। जब आप अच्छे थे, नशा पानी नहीं करते थे, अगर घर में आपके बच्चे को थोड़ा सा भी चोट लग जाए ना, दर्द आपको होता था। आप नशे के शिकार हो, अपने में मगन हो, बीवी बच्चों का दर्द, माता पिता का दर्द आपको दिखाई नहीं देगा। आप में चेतना की कमी, याददाश्त की कमी होती जाएगी, नपुंसकता भी आएगी भाई आप में। याद रखना, संक्रामक रोग भी फैलता है। ठीक है, ये परिणाम है। अब मैं बात करूं इसके निवारण, तो नशा मुक्ति के लिए देश के विभिन्न राज्यों में नए नए अधिनियम भी बनाए जाते हैं। नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित है, बहुत सारे एनजीओ चलाते हैं, वहां भी आप नशा मुक्ति के लिए जा सकते हैं। अब बात करें हम धूम्रपान। धूम्रपान एक ऐसी आदत है जिसमें किसी पदार्थ जैसे कि तंबाकू की बात करूं, भांग की बात करूं, गांजा की बात करूं, को जलाकर उसके धुएं को सांस द्वारा अंदर खींचा जाता है। ठीक है, सांस द्वारा जब अंदर खींचा जाता है तो वही क्या कहता है? धूम्रपान, अर्थात धुएं को पान करना, पीना। धूम्र मतलब धुआं, पान करना मतलब पीना। धुएं को पीना धूम्रपान है। उक्त दहन से क्या होता है भाई? ये जो तंबाकू है, गांजा है, भांग है, ये निकोटिन जैसे सक्रिय पदार्थ निकलता है, जो धुआं निकलता है ना, उसमें उनसे क्या होता है? फेफड़ों के माध्यम से अवशोषित करने के लिए ये उपलब्ध होता है। और इसकी सेवन से, इनके सेवन वालों को जो धुआं है उनसे नशा होता है। निकोटिन नामक ये नशा होता है भाई, एक पदार्थ है निकोटिन, उसी से नशा होता है। इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं धूम्रपान के? स्टेनोसिस, फेफड़े का कैंसर, दिल का दौरा, स्ट्रोक, नपुंसकता, अल्जाइमर और नवजात शिशु का वजन भी कम होने लगता है। मान लो आप एक महिला हो, एक स्त्री हो, आप धूम्रपान कर रहे हो, आप गर्भवती हो, तो आपके धूम्रपान का असर आपके होने वाले बच्चों पर पड़ेगा। याद रखना भाई, महिला हो नशा पानी मत करना रे बाबा, मैडम बनने वाले हो जी आप लोग। आप देखो यहाँ पर इस यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ट्रिक के माध्यम से संभाल कर रखा है भाई आपके लिए।
देखो, हिंद बाघ बा, ही से हिंदू विवाह अधिनियम, द से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बा से बाल श्रम निषेध, घ से घरेलू हिंसा और बा से बाल विवाह प्रतिषेध। हिंद बाघ बा 55 66 86 56 क्रम से है भाई, आप क्रम को याद रख लो, जरूरी है। याद रखने का ट्रिक भी यही है, हिंद बाघ बा, ठीक है, याद रख लेना। नशा व मादक पदार्थ से संबंधित है यहाँ पर। अब चीज़ों को आप समझिए, न सभी पदार्थ उद्दीपक के उदाहरण हैं, औषधि के प्रकार हैं। देखो 3 हम डिब्बों में इसको बांट दिया है हमने, औषधि के प्रकार, उदाहरण और उसके प्रभाव। जैसे ओपिएट, नारकोटिक्स, अफीम, मार्फिन, हीरोइन, पेथिलिन इससे इस प्रकार के होता है औषधि। इसके प्रभाव से क्या होता है, दर्द में आराम देता है, मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। भाई हमारे शरीर के किसी भी हिस्से को यदि चोट लगेगी ना, तो पहले मस्तिष्क को पता चलेगा कि फलाना जगह में लाग दे रे, तेकर ले दर्द चालू होती। जब मस्तिष्क को पता ही नहीं चली और चोट के, तो दर्द नहीं हुए हमला, समझ रहे हो ना। इसलिए मस्तिष्क का काम करना बंद कर देता है ये ओपिएट, नारकोटिक्स। स्टिमुलेट्स क्या करता है, कैफीन, कोकिन्स, एम्ब्लिटेफिन्स में पाया जाता है, ये तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। हेलुसिनोजोन्स, ये एलएसडी, मैस्केलाइन, चरस, भांग, हसीस, मैरिजुएना में पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट चीजें हैं नशा से रिलेटेड। 7 देखिए, 6 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा यूनिट नंबर 7 देखेंगे, अपने शरीर की देखभाल। अब इंसान है भाई, आपको अपने शरीर की देखभाल करना है ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे, है ना। मानव शरीर पर हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, इकाई 7 में। मानव शरीर, एनाटॉमी। देखो एनाटॉमी क्या है, वैज्ञानिकों ने मानव शरीर को अनेकों भागों में बांटा गया। भाई भले ही देखो मैं यहाँ पर आपके 8 प्रकार में बताया हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये जो प्रकार है कम भी होते हैं, ज़्यादा भी। जो मुख्य, आप इन प्रकारों को यदि याद न रखें तो आप इन बिंदुओं को याद रखें और उन्हीं बिंदु को हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। देखो इसको हम हिंदी में बात करते हैं भाई, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं करेंगे, ठीक है। मैराथन है, मैराथन की चलते हैं, ठीक है। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, अलग अलग यूनिट वाइज हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट डाल रखा है। ऐसे आपका EVS का आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सिजी जॉब एजुकेशन, ठीक है। सबसे पहले पाचन तंत्र, अमाशय इसके अंदर आता है। पाचन तंत्र, अमाशय, इसमें HCl की उपस्थिति रहती है, प्रोटीन के पाचन में सहायक है, भोजन के साथ आने वाली जीवाणु को नष्ट करता है। छोटी आंत क्या करता है, भोजन का अवशोषण करता है। अब बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, ठीक है भाई। छोटी आंत भोजन का अवशोषण करेगा, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। पाचन तंत्र में सहायक है यकृत, लीवर, याद रखेंगे भाई। श्वसन तंत्र की बात करें, मानव ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, छोटी सी है, कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा देखेंगे भी नहीं। उत्सर्जन तंत्र की बात कर लें, इसके मुख्य अंग हैं वृक्क, यकृत, त्वचा, फेफड़ा और आंत, मुख्य अंग उत्सर्जन तंत्र के। उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं, आपके ऑप्शन में आ सकता है भाई, पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न आ सकता है। देखो इसमें मुख्य जो उत्सर्जी अंग है वृक्क, जिसे किडनी बोलते हैं। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। मूत्र में जल की मात्रा 95% होती है। फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उत्सर्जन फेफड़े से होता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र समझ गए भाई। अगला है तंत्रिका तंत्र 4। देखो वह तंत्र जो सोचने, समझने, किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है या कार्य करता है, संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। और इसके 2 अंग है भाई, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यहां पर एक चीज आपको याद रखना है, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, ठीक है ना। बात करें 5वां तो परिसंचरण तंत्र को। देखो यह प्रणाली शरीर की आवश्यक वस्तु की पूर्ति करके अनावश्यक वस्तु को बाहर निकालने का काम करता है, परिसंचरण तंत्र। इसमें आते हैं धमनी, सीरा, रक्त। रक्त से संबंधित है भाई धमनी और सीरा। धमनी क्या करता है, देखो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवर्तन करता है, परिवहन करता है, ठीक है। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त का परिवहन करता है धमनी। दाब अधिक होती है, दीवारें मोटी होती है। सीरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है।
दाब कम होती है, दीवारें पतली होती है, त्वचा के नीचे होती है। सिरा भाई, फेफड़ा क्या? रक्त को ऑक्सीजन देना व कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने का कार्य करता है फेफड़ा। फेफड़ा फूलता सिकुड़ता है ना भाई, तो वही ऑक्सीजन लेन देन करता है भाई। सामान्य वयस्क में जो श्वास दर है 16/18 श्वास प्रति मिनट, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। हृदय रक्त को पंपिंग करता है भाई, इनकी सामान्य धड़कन 72 होती है, याद रखना। उसके बाद आ जाता है वृक्क। किडनी बोलते हैं, यह रक्त का शुद्धिकरण करता है। यूरिक एसिड पृथक होकर यूरिन के साथ बहकर बाहर आता है मूत्र के रूप में, आप सभी साथी जानते हैं। किडनी की पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है, किडनी की जो पथरी होती है ना कैल्शियम ऑक्जिलेट होती है। सामान्य रक्त दाब 120/80 mm प्रति Hg होता है। हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन होता है। सामान्य रक्तदाब कितना है याद रख लेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रक्त के पार्ट, रक्त के भाग, पार्ट ऑफ ब्लड, ब्लड के देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसीएस क्या है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त प्रदान करता है, रेड ब्लड सेल्स, देखो लाल रक्त कणिका आरबीसी। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करता है? निर्धारण करता है भाई। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त प्रदान करता है। अब हीमोग्लोबिन शब्द आ रहा है तो क्या चीज है भाई? ये हीमोग्लोबिन नाम की चिड़िया, यह फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो हीमोग्लोबिन है फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है और शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। थ्रोम्बोसाइट रक्त का थप्पा जमाने में सहायक है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। अब आ जाइए ब्लड ग्रुप। देखो भाई ए बी ओ, हमने सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आपको मिलेंगे भाई ना। हमने प्रमुख को ही हमने लिखने का प्रयास किया है। रक्तदाता ओ को कहा जाता है, सही, सर्वदाता ना, सर्वदाता ओ जो है सबको दे सकता है। और सर्वग्राही जो है ए बी को कहा जाता है। सर्वदाता ओ, सर्वग्राही ए बी। समझ गए? ओ सबको दे सकता है, ए बी सबका ले सकता है, लेकिन ओ किसी से नहीं ले सकता। समझ रहे हो ना? ओ से ही ले सकता है, याद रखना भाई। आरएच फैक्टर क्या होता है? सर्वप्रथम रिसर प्रजाति के बंदर में ये आरएच फैक्टर पाया गया था। भारत में 97 फैक्टर आरएच प्लस होते हैं भाई। अब ये रक्त संबंधित रोग की मैं बात करूं, एनीमिया, हीमोफीलिया, दो रोग होते हैं रक्त संबंधी। शरीर में रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है, इसमें रक्त का आकार अर्धचंद्राकार हो जाता है। हीमोफीलिया यह अनुवांशिक बीमारी है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, इसे शाही रोग भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन, देखो हीमोफीलिया अनुवांशिक बीमारी है भाई, रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है भाई। एनीमिया और हीमोफीलिया दो बीमारी होता है रक्त से। कंकाल तंत्र छठवा देख लो। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। जन्म के समय शिशु में 300 हड्डियां होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस बोलते हैं, जो कि कान में रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांग में रहता है। मेरुरज्जु में हड्डियों की संख्या 33। हड्डियों के मध्य अस्थि मज्जा पाया जाता है, ठीक है, जो शरीर में रक्त का निर्माण करता है। ठीक है भाई। ब्लड कैंसर से अस्थि मज्जा को प्रत्यारोपित किया जाता है। जो ब्लड कैंसर होता है ना, तो उसमें अस्थि मज्जा को ही प्रत्यारोपित किया जाता है, याद रखना। अब अंतःस्त्रावी तंत्र क्या होता है? सातों देखो, यह छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें बाह्य कोशिकीय संकेतन अणुओं हार्मोन्स का स्त्राव होता है। अंतःस्त्रावी तंत्र शरीर के उपापचय, विकास, यौवन आदि जो क्रियाएं हैं, अर्थात जो मूड बदलता है ना भाई, यही अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अर्थात हार्मोनल जो चेंजेस आती है ना, हार्मोनल चेंजेस अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की वजह से आती है। अब प्रमुख अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के नाम देखिए, पीयूष ग्रंथि, औटू, बाल्य, अधिवृत्य, अग्नाशय, अंडाशय, वृषण, ये सभी क्या है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि है भाई। हम ग्रंथि को देखो, मानव में 3 प्रकार की ग्रंथियां मानव में पाई जाती है, अंतःस्त्रावी, थायराइड और एड्रिनल और जनन ग्रंथि। 4 प्रकार के, सॉरी भाई, 4 प्रकार की ग्रंथियां मिलेंगी, ठीक है। देखो अंतःस्त्रावी क्या है भाई? यह हार्मोन्स का स्त्रावण करता है, ठीक है, जो कि वृद्धि में सहायक होता है। जो बच्चे बढ़ते हैं ना, अंतःस्त्रावी ग्रंथि की वजह से। अब थायराइड ग्रंथि क्या है?
यह गले में होता है, जिसकी वजह से आवाज देखो मोटा पतला होता है ना आवाज, यही थायराइड ग्रंथि की वजह से होता है। एड्रिनल ये पेट में होता है, जो कि एड्रिनल हार्मोन्स में होता है। यह इससे क्रोध भय इत्यादि पर जो क्रोध भय रोमांच इत्यादि आता है ना, गुस्सा नफरत, ये सभी एड्रिनल ग्रंथि की वजह से होता है। जनन ग्रंथि क्या है? पुरुषों में एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है और स्त्रियों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, इसको भी याद रखेंगे। अब बात करें प्रजनन तंत्र की। प्रजनन तंत्र कार्य संतान उत्पत्ति होता है। संतान उत्पत्ति का जो क्रम है निम्न होता है। पहले डिंब बनता है, डिंब से भ्रूण बनता है, भ्रूण से शिशु बनता है। सभी साथी जान रहे हैं और नहीं जानते तो इस क्रम को याद रखो भाई। क्रम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरे सब्जेक्ट में पूछा जा चुका है। बाल विकास में आ चुका प्रश्न है भाई। नर में क्या होता है? शुक्राणु और वृषण। मादा में क्या होता है? अंडाणु। ठीक है। गुणसूत्र देख लीजिए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने बाल विकास में चूंकि पढ़ लिया है, फिर भी इसमें हम बता रहा हूं। गुणसूत्र, पुरुष मेल को मर्द बोलते हैं, फीमेल महिला या औरत या नारी। एस आर वाई जिसमें वाई गुणसूत्र मेल को शो करता है, एस आर एक्स एक्स गुणसूत्र फीमेल को शो करता है भाई। जब एक्स फीमेल है मतलब एक्स औरत है, वाई पुरुष है मतलब एक्स लड़की है, वाई लड़का है, तो लड़का पैदा होगा। एक्स लड़की है, एक्स लड़का है, तो लड़की पैदा होगा। समझ रहे हो ना? मतलब विपरीत में लड़का, समान में लड़की। समझ गए? ओके। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 का जोड़ा रहेगा। कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। लड़कों में 2 गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं। लड़कों में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों, याद रखना भाई, इस बात को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब भोजन और पोषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, भोजन और पोषण से जुड़ा हुआ देख लेते हैं। तो मुख्य जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन एवं जल है और खनिज लवण है। 5 प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है फल, मेवा, अनाज, जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऊर्जा ही इसके स्रोत है भाई, इससे ऊर्जा मिलती भी है। 1 ग्राम के जलने में 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। फल मेवा को खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेकंड आता है भाई वसा। 1 ग्राम जलने पर 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये वसा जो है 9 कैलोरी प्राप्त होती है। त्वचा के निचली सतह का निर्माण इसी से होता है, वसा से होता है। इसकी कमी से त्वचा रुखी होने लगती है और इसकी अधिकता से मोटापा। देखना भाई, जिसमें मोटापा आता है ना, हाँ वसा की अधिकता है भाई रे, इसलिए तुम्हारे में मोटापा है बोलते हैं। वसा की कमी से एकदम हाथ पर सूखा सूखा लगता है ना, गर्मी देखो ठंड के दिनों में सफेद सफेद दिखने लगता है हाथ पर, तो यही वसा की वजह से होता है। ठीक है, चलो प्रोटीन की मैं बात करूं। यह कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन की स्रोत है। मांस खाना चाहिए आपको, दाल, सोयाबीन इत्यादि खाना चाहिए। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। इसमें बच्चों की शारीरिक विकास रुक जाता है भैया। सही प्रोटीन आहार नहीं मिला बच्चों को, बच्चों की शारीरिक विकास रुक जाता है। खनिज देखो, इसमें कई चीजें आएंगी। आयोडीन देख लो खनिज में। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है भाई, याद रखना। आयरन की कमी से देखो, आयरन किससे? हीमोग्लोबिन कमी से निमोनिया रोग होगा। स्रोत है हरी सब्जियां खाना चाहिए। हरी सब्जियां, फलदार सब्जियां, पालक इत्यादि खाओ। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है आयरन की वजह से, याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूं। सोडियम देखो शरीर में जल की मात्रा और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हड्डियों का निर्माण करता है साथियों फास्फोरस। और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है और पेशियों का संचालन भी करता है। ठीक है ना? चलो विटामिन की मैं बात करूं तो प्रमुख विटामिन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं भाई, ABCEFK। चलो देखो यहाँ पे ABCEFCF जो भी है यहाँ पे, ठीक है भाई, हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे EFGH से मतलब नहीं है भाई, ये सब चीजें विटामिन सिटामिन नहीं है, विटामिन के होता है। ठीक है, FG नहीं होता, वो तो ऐसे भी हमने नॉर्मली उसको लिख दिया था, सॉरी जिसके पास ही है, थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे भाई। ABC विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K होता है, विटामिन D, विटामिन K। ये E नहीं है भाई, EF नहीं है, ये D है भाई, एक चेंज कर लेंगे। देखो इसमें जल में घुलनशील जो विटामिन है ना, B और C होता है। ठीक है, जो जल में घुला विटामिन है B और C होता है। बाकी जो विटामिन है वसा में घुलनशील होता है, याद रखेंगे भाई। ठीक है, B और C जल में घुलनशील है, बाकी वसा में घुलनशील है। देखो विटामिन C सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? आंवला में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। विटामिन क्या होता है परिभाषा भी याद रख लो।
विटामिन जीवन तत्व भोजन के अवयव है जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। यह कार्बनिक यौगिक होता है भाई, क्या? विटामिन। ठीक है मतलब एक अल्प मात्रा में सभी जीवों को इनकी आवश्यकता होती है। देखो भाई, अब विटामिन और होने वाले रोग की बात कर रहा हूं मैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर, पीले फल, मछली खाना है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अनाज, मांस, हरी सब्जी खाना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसे चर्म रोग बोलते हैं। खट्टे फल खाना है। नींबू, टमाटर, आम इत्यादि खाना है। विटामिन डी की कमी से साथियों आपको रिकेट्स रोग होता है, जिससे हड्डी कमजोर हो जाता है। सूर्य के प्रकाश, मक्खन, पनीर इत्यादि का आपको उपयोग करना है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है और मक्खन, पनीर, अंकुरित अनाज का आपको उपयोग करना है। और विटामिन के की कमी से रुधिर थक्काकरण होता है साथियों, और टमाटर ही इसका प्रमुख स्रोत है, याद रखना। ए बी सी डी ई एफ नहीं होता भाई, ई के बाद सीधा के होता है। अब यहां देख लो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। क्या क्या रोग जीवाणु से होते हैं भाई? डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, सिफिलिस, मेनिनजाइटिस, हैजा, टीटनस, टाइफाइड, टीबी, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और इसके जो अंग किसको किसको प्रभावित करते हैं? डिप्थीरिया सांस नली को, काली खांसी श्वसन, निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है, सिफिलिस जनन अंग को प्रभावित करता है, हैजा हाथ को प्रभावित, टीबी फेफड़ा को। सभी चीजें किसको किसको प्रभावित करता है, आप अच्छे से इसको एक बार देख लेंगे। जो साथी स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं भाई, वो स्क्रीन शॉट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देख लो, जीवाणु के बाद में हमारा विषाणु से होने वाले रोग आता है। तो इसमें हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, पीलिया, पोलियो, ये सभी क्या है? विषाणु से होने वाले रोग हैं। इनके लक्षण, इनके प्रभावित अंग को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए यदि आपको करना है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है साथियों। विषाणु से अन्य रोग भी होते हैं, जैसे मजल्स, मम्पस, रेबिस, चेचक, ये सब भी कुत्ता वगैरह काटने से होता है ना भाई, रेबिस, ये सब विषाणु से होने वाले। कवक से होने वाले रोग देख सकते हैं भाई यहाँ पर, एथलीट फुट, रिगरवर्म, दांत खाज होता है ना, ये कवक से होता है। अस्थमा, दमा, जिससे कि सांस नली, सांस फूलने लगता है, पैरों में सूजन आती है, एथलीट वगैरह है ना तो ये सभी कवक से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ को भी आप याद रखें, प्रोटोजोआ जिसे परजीवी बोलते हैं, तो परजीवी से होने वाले रोग जो है अमीबाइसिस, इंपॉर्टेंट है, आ चुका प्रश्न है। निद्रा रोग, मलेरिया, ये सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं भाई। ठीक है, प्रोटोजोआ से जो होने वाले अन्य रोग है, जिसमें पायरिया होता है, कालाजार होता है, पेचिस भी होता है, जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। टीकाकरण कार्यक्रम की मैं बात करूं तो देख सकते हैं किसकी खोज किसने की टीका है, और कौन से टीका की खोज किसने किया है। मलेरिया की खोज रोनाल्ड रॉस, चेचक एडवर्ड जेनर, टीबी की खोज रॉबर्ट कोच, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बीसीजी ग्यूरिन कालमेट, पोलियो की खोज जोनास सार्क, अल्बर्ट सॉबिन, और रेबिस की खोज की है लुई पास्चर ने। इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही हमने लिखा हुआ है, याद रखेंगे भाई। पल्स पोलियो की दवा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाती है। पल्स पोलियो अभियान की जो शुरुआत है भारत सरकार द्वारा 1995 में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, लास्ट यूनिट है भाई, लास्ट यूनिट की हम चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं ये लास्ट यूनिट है आपका पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है भाई, इसको जाने इसके पहले हमको जानना होगा पारिस्थितिकी होती क्या है। ठीक है, चलो मैं बात कर लूं पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकी होती क्या है। जैविक और अजैविक घटकों के आधारित अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अब पारिस्थितिक तंत्र क्या है जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधी, जिसमें संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक विज्ञान का जनक ओरम को कहे जाते हैं भाई, याद रखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक। अब जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक में सभी सजीव आते हैं, उत्पादकता, उपभोक्ता और अपघटक, जिसको हमने एक इकाई में कहा था कि 8 में मैं अच्छे से बता दूंगा। उत्पादक जिसमें स्वपोषी आते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और उच्च या तृतीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है भाई। अपघटनकर्ता मृतोपजीवी होते हैं, जीवाणु व कवक इसमें आते हैं। अजैविक घटक को भी आप देख लीजिए इसमें सभी निर्जीव आते हैं, तापमान, मृदा, पवन, प्रकाश, ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, उसी के ये उदाहरण हैं।
अब इंपॉर्टेंट आता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल होता क्या है रे भाई। बात करें खाद्य श्रृंखला की, पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवधारी जो है भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और जब ये निर्भर जो है एक क्रमिक रूप में आगे बढ़ती है तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहां पर देखो एक निश्चित लाइन से बढ़ रहा है ना, समझ रहे हो, आला माला जाला नहीं दिख रहा है, केवल एक ही लाइन में आगे बढ़ रहा है, ये खाद्य श्रृंखला है। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाघ, एक ही लाइन में आगे बढ़ रहा है ना, ये खाद्य श्रृंखला है। अब खाद्य जाल को यहीं पर समझो। खाद्य श्रृंखलाएं जब एक दूसरे से अति व्याप्त हो जाती है तो वो खाद्य जाल बनाता है। अब देखो आला माला जाला आपको दिखने लगेगा भाई, बाज जंगली घास को खरगोश खाता है, खरगोश को बाज खाता है। अब इसी खरगोश को सांप भी, है ना भाई, अब खरगोश क्या है, सांप को खाता है, जंगली घास टिड्डा भी खाता है, घास को खरगोश भी खाता है, जंगली घास, ये वो पूरा आला माला जाला, और ये पूरा लंबते जाएगा, फलते जाएगा, केड़ोंग बोड़ोंग जोड़ोंग जोड़ोंग, यही खाद्य जाल है। एक जाला माला बन गया हुआ, जाल मतलब पूरा जाला माला समझो जी, एकदम दिमाग में हंसी मजाक से बैठाया करो कॉन्सेप्ट को, समझ गए। ओके भाई, अब समझो 10% का नियम क्या है। इसको लिंडमैन ने दिया था भाई। हम अलग स्तर पर ऊर्जा का जो है, हर अलग स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, 10% ऊर्जा ही पृथ्वी पर पहुंचता है भाई। इसी नियम के कारण शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी भोजन में कम ऊर्जा मिलती है। ठीक है भाई, याद रखेंगे इस बात को। अब पारिस्थितिक तंत्र आला माला जाला है दिख रहा है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार, जलीय होता है और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय में देख सकते हैं बहुत सारा आता है। अब यहाँ पर जो आपको मैं डिब्बा में शो हो रहा है ना, उसको एक बार देख लीजिए। घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र है। घास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को टिड्डे, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज। ठीक है, यह है घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। आपको रट लेना है भाई, याद कर लेना है। अब पर्वतारोही के बारे में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए दिमाग में। देखो, पहाड़ पर चढ़ाई करने से पहले नाश्ते में विटामिन सी लेते हैं। जो पर्वतारोही रहते हैं ना, वो आयरन की गोली और गर्म दूध लेते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय कमर में 90 अंश के कोण के साथ वो आगे बढ़ते हैं भाई। पहाड़ पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है, याद रखना। और पहाड़ से उतरना सैंपलिंग, पहाड़ पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है और पहाड़ से उतरना सैंपलिंग कहलाता है, याद रखना भाई, मोस्ट। अब खरीफ और रबी की फसल देख सकते हो, यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। खरीफ की फसल जून जुलाई सितंबर अक्टूबर में आती है। रबी की फसल मार्च जून में होता है। खरीफ की फसल महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लो भाई, फार्मूला पर आधारित है पूरी तरीके से। रबी और खरीफ की फसल को देख लेना। दिन रात कैसे होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमने से ही दिन रात होता है। जड़ तथा उसके बारे में जानकारी की मैं बात करूं, यहाँ पर स्तंभ जड़ें, संचयी जड़ें होती है। स्तंभ जड़ें बरगद के वृक्ष में से उनकी बड़ी बड़ी डालों में से सूतली जैसी संरचना निकलती है, लटकती रहती है। जैसे कि बरगद की जो जड़ें होती है ना भाई, मोटे मोटे खंभे का रूप ले लेता है। यही जड़ें जो है क्या कहलाता है, स्तंभ जड़ें कहलाता है। संचयी जड़ें जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर की जो जड़ें निकलती हैं वो संचयी जड़ें कहलाता है। अब सहायक जड़ें जैसे गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा से बीच बीच से जड़ निकलती है ना भाई। तना बहुत लंबा होता है तो ये सभी तने की गांठ में से ये जड़ निकलती है, सूत्री की तरह होती है भाई, ये इसलिए सहायक जड़ें कहलाता है। रेशेदार जड़ें जिसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो रेशेदार इसमें जो है देखो, ये पौधे के आधार से अन्य हिस्से के साथ एक जैसे आकार में जड़ें निकलती हैं। गेहूं, चावल, घास आदि में ये जड़ें निकलती है। भोजन जड़ के क्या कार्य है, आया हुआ प्रश्न है। भोजन का संग्रहण करता है। मुख्य जड़ों को भी यह सहायक बनना, ये जड़ों का कार्य है। ठीक है, मटर क्या है, मटर एक फूल धारण करने वाली एक बीज पत्री पौधा है। इसकी जड़ में गांठें मिलती हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा है, याद रखेंगे भाई। एक बीज पत्री पौधा है, अनेक बीजों वाली होती है भाई। इसमें लंबी चपटी अनेक बीजों होती है। आनुवांशिकता के जनक ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगोर जॉन मेंटल को माना जाता है। इन्होंने मटर पर अपना प्रयोग किया है। रीढ़ वाले जंतु के नाम है घोड़ा, हिरण, कुत्ता, हाथी। तड़ित चालक भी देख लो, जब एक दूसरे से टक्कर करते हैं तो तड़ित चालक बिजली चमकने की जो घटना है वो होती है। एससीईआरटी की बात करें, पौधों की पहचान आप कैसे करोगे, पत्ती, फूल, फल, लंबाई, तने की मोटाई से आप पौधों की पहचान करते हैं। पशु, पक्षी, कीटों की पहचान शरीर की बनावट से, रंग, पंख, पंच, चोंच, बोली इत्यादि से हम कर पाते हैं। भोजन पदार्थों से क्या लाभ मिलता है साथियों, तो हमें इससे ताकत मिलती है, हमें इससे
शरीर में हमारी वृद्धि होती है और रोगों से ये बचाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थ के प्रकार भी अनेक प्रकार के होते हैं भाई। प्रोटीन देने वाले होते हैं, ऊर्जा देने वाले होते हैं, वृद्धि करने वाले होते हैं, रोग बचाने वाले भी होते हैं। सांप के बिल की मैं यहाँ पर बात करूँ तो सांप अपना खुद का बिल नहीं बनाता, या चूहा या खरगोश के बिल में ही ये घुस जाते हैं। मोटर वाहन एक्ट भी है, धारा 134 के तहत बनाया गया भाई, इसको याद रखेंगे। मिश्र धातु के यहाँ संगठन की मैं बात करूँ तो पीतल, तांबा और जस्ता से बनता है, कांसा, तांबा और पीतल से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को याद रख लेना। ठीक है भाई, एनसीईआरटी के बुक भी है, एनसीईआरटी की बुक भी हम बात करें, लेकिन ये मैराथन काफ़ी लंबा हो चुका है और एनसीईआरटी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा साथियों। बिल्कुल आपके चैप्टर में जितना था 9 यूनिट हमने ख़त्म कर दिया है। आज की मैराथन वीडियो यही से समाप्त हो जाता है साथियों। ठीक है, एनसीईआरटी की भी मैं डिटेल्ड कर सकता हूँ। चलिए ठीक है भाई, हम एनसीईआरटी इसी से कर लें, लेकिन काफ़ी सारा है साथियों, यदि हम एनसीईआरटी इसमें करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा हम एनसीईआरटी को बाद में कर लें, वो ज़्यादा उचित लग रहा है मुझे। ठीक है भाई, क्योंकि एनसीईआरटी को बाद में एक अलग से मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा एनसीईआरटी के लिए, जो कि तीसरी, चौथी और पांचवी के एनसीईआरटी को हमने इंक्लूडेड कर रखा है। अगर एनसीईआरटी आपको देखना है तो आप अलग से यूनिट हमारा बना हुआ है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र की, आप देख सकते हो। एनसीईआरटी की हम एक अलग वीडियो बना देंगे भाई, पूरा एनसीईआरटी मैराथन करवा देंगे। चलिए, इस मैराथन की कक्षा में हम यही समाप्त करेंगे। आपका पूरा यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है साथियों। जो साथी नए होंगे बिल्कुल कंप्लीट वीडियो दे सकते हैं, लगभग 2 घंटा कुछ ही कम होगा। ठीक है, आप सभी के लिए बिल्कुल हमने 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो बना दिया है, ताकि आप सभी की जो अच्छे से तैयारी है चैनल से हो सके। रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, आप सभी के लिए यही चीज़ें हैं। हम पूरा दोपहर भर आपके लिए इसलिए वीडियो लाते हैं साथियों, थक जाते हैं, लेकिन आपके लिए वीडियो इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है, आपका इम्तहान नज़दीक है और आपको बेहतर करना है, आपको शिक्षक बनना है। बस इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपकी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहे और आप तब तक न रुके जब तक आप एक गवर्नमेंट टीचर न बन जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।